क्या शादी से पहले फिजिकली इन्वॉल्व होना ठीक है नहीं है? क्योंकि पुराने जमाने में बोला जाता था कि नहीं करना चाहिए। लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? आपका पार्टनर कितना रेडी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिलेशनशिप होना आज की तारीख में स्टेटस सिंबल है। ये एक सोच है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो उसको देखना चाहिए कि हाँ ये मेरे हिसाब से एक राइट पार्टनर है? फ्लेक्सिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज इज नॉट जस्ट लव एंड सेक्स, मैरिज इज मच मोर देन दैट। 12 साल का कमिटमेंट था। जिस दिन शादी है उस दिन तक ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इस चीज से डील करने के लिए आप प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। व्हाट इज प्री मैरिज काउंसलिंग? बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है पार्टनर्स के बीच में कि हाउ टू फाइट राइट। आपको जब लग रहा है कि अब आपकी टोन खराब हो रही है, अब आप कुछ गलत बोलने जा रहे हो, टेल योरसेल्फ एंड टेल योर पार्टनर कि अभी बात नहीं करते, अभी कुछ डैमेज ना हो जाए मुझसे। व्हाट इज दिस साइलेंट डिवोर्स? एक कपल साथ रहता है एक Okay. छत के नीचे, देयर इज नो कम्युनिकेशन, देयर इज ओनली ट्रांजैक्शनल कॉन्वर्सेशन। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के साथ बहुत लॉयल है, बट उसको ऑफिस में कोई बंदा पसंद आ गया। तो क्या इस तरह की फीलिंग्स सही है या गलत है? आपको अपना काम क्यों पसंद है? क्योंकि ये काम बहुत रिवॉर्डिंग है, बिकॉज यू नो वी ट्रांसफॉर्म लाइव्स। सो एक तो बहुत मुश्किल है किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आना, अपने इश्यूज डिस्कस करना, अपने घर से निकल कर किसी अनजान पर्सन के पास पहुंचना, उसको ट्रस्ट करना कि वो आपकी बात को कॉन्फिडेंशियल रखेगा और आपको पूरा सुनेगा और आपको समझेगा और आपको एक डायरेक्शन तक पहुंचने में असिस्ट करेगा। सो आई थिंक वो ट्रस्ट जो क्लाइंट हम पे करते हैं और उस ट्रस्ट के थ्रू जो हम असिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि रास्ता वो खुद ही ढूंढते हैं अपने लिए, और वहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है दैट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। और जब Okay. एक क्लाइंट बताता है आपको यू नो नेक्स्ट सेशन में या कुछ समय के बाद कि वो बदलाव ला पा रहा है, स्टेप्स ले पा रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो रही है, सो वो बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है, ओके। बहुत ही रिवॉर्डिंग। बट मैंने ये देखा है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है दैट इज किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। जी बिकॉज लोगों को लगता है कि हम पागल थोड़ना है जो हमको जी। साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। जी। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एक मिथ है कि आप क्राइसिस में ही किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जब कोई सीवियर इशू होगा आप तभी किसी के पास पहुंचेंगे। अपनी इमोशनल वेलबीइंग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, ओके। बढ़ रही है स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, बट काफ़ी सारे छोटे सिटीज़ में उतना अवेयरनेस नहीं है, तो लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। और Okay. अब लोग ये समझ रहे हैं कि करियर इश्यूज़ के लिए, डे टू डे इश्यूज़ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी और बेहतर करने के लिए भी वो पहुंच सकते हैं। बट स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी थोड़ा शॉक्ड रिएक्ट करती है जब उनको पता चलता है कि परिवार का कोई मेंबर किसी साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। सो एक थॉट आता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पर्सन खुद अपने अंदर क्लियर है कि यू नो पागलपन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये डे टू डे इश्यूज़ हैं या इलनेसेस हैं, जैसे फिजिकल डिजीज़ होती है Right. वैसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए जाना चाहिए। सो आई थिंक अपनी सोच में अगर एक परिवर्तन लोग लेकर आएंगे राइट। सो जाना आसान हो जाएगा। जाना आसान हो जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें जो सॉल्व होने में सालों लग सकते हैं, वो हो सकता है कुछ हफ्तों में या महीनों में बेहतर हो जाए। ओके। जनरली हम बोलते हैं कि अगर हमको डिप्रेशन के इश्यूज हैं या और इस तरह के कोई इश्यूज हैं हमें, राइट, तो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, जी, एक साइकोलॉजिस्ट रिलेशनशिप में कितना मदद कर सकता है? सी वो डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन क्या है उनकी। ओके। So if a person is qualified, certified, registered, licensed, then and they are trained in relationship counseling also. So वो psychological issues के साथ साथ relationship related concerns से भी deal कर सकते हैं। तो मुझे किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास अगर रिलेशनशिप इश्यूज के लिए जाना है जी, तो मुझे पहले क्या देखना चाहिए कि उन आपको- साइकोलॉजिस्ट में क्या क्या है? मतलब मेरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आपको उनकी ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन में क्या देखना चाहिए? एजुकेशन जैसे एटलीस्ट एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ओके।
एंड दे आर सर्टेन सर्टिफाइड कोर्सेज फॉर मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग जो लोग परस्यू करते हैं, जिसकी वजह से जिसके थ्रू वो रिलेशनशिप काउंसलर्स बन सकते हैं. जैसे हमने रिलेशनशिप के ऊपर बात किया, आज की तारीख में जो रिलेशनशिप होता है अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, जी, वो बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जाता है. मतलब हम देखते हैं आजकल कि 8-9 के बच्चों के जी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं. जी. So do you think this is a right time to create to have a boyfriend or to have a girlfriend? See, I think राइट टाइम तो नहीं है. मतलब मेरे पास 10-11 साल की बच्ची भी आ चुकी है जिसका अकाउंट है, अनसुपरवाइज्ड अकाउंट है, एंड शी इज़ चैटिंग टू अ स्ट्रेंजर. बिकॉज बच्चे बात ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट और सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उन्हें इन टॉपिक्स को डिस्कस कैसे करना है. सो जैसे कोविड आया और हमने बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स दिए, पर इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ करने हैं, कितना यूज़ करने हैं, क्या नहीं बताया. वो नहीं, और हमें भी नहीं पता था एज अ Right. पेरेंट कि हम उन्हें कैसे सिखाएं, क्या बताएं, क्या ना करें. और बच्चे क्योंकि बहुत स्मार्ट हैं, सो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर जानते हैं पेरेंट्स Exactly. से. Right. और वो बहुत फास्ट चीज़ें कर जाते हैं और पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं और बहुत लेट पता चलता है. बिकॉज चाहे यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अनसुपरवाइज्ड है. सो अनसुपरवाइज्ड में क्या होगा, बिकॉज साथ में अब हार्मोनल चेंजेस भी होने शुरू हो चुके हैं. सो वो डिज़ायर टू कनेक्ट विद समबडी, कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, कोई आपको अच्छा फील करा रहा है, ये वहीं से शुरू होता है. Okay. तो कभी कभी हो सकता है गोल ये ना हो कि कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है या एक बॉयफ्रेंड या एक गर्लफ्रेंड बनाना है, बट आई थिंक किसी से बात करके एक अच्छा फील होना, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसा ही हो रहा है. सो बच्चे उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करते 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 कब एक सीरियस कॉन्टेक्स्ट में वो पहुंच जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता. और ऐसे में मैं ये भी देखती हूँ वो बहुत अकेले हो जाते हैं. जब मैं स्कूल्स में जाती हूँ वर्कशॉप्स करने के लिए और हम बच्चों को बोलते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस दीजिए, उन क्वेश्चंस के नीचे आप अपना नाम मत लिखिए, जस्ट गिव अस सम चिट्स वेयर यू हैव सम क्वेश्चन. सो दे हैव क्वेश्चंस जो आई थिंक उनके पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते कि उनके बच्चे के अंदर ये सवाल चल रहा है. जैसे कि कोई मेरा हाथ पकड़ना चाह रहा है, मैं अलाउ करूं या ना करूं, मुझे 2 गर्ल्स पसंद आ रही हैं क्लास में, क्या मैं दोनों से बात कर सकता हूं. कई कई तरह के सवाल. मास्टरबेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के. बच्चों को ये समझ नहीं आता है, जैसे कुछ बच्चे सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. सो उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और वो कहाँ जाएं और वो अपनी किस फ्रेंड से इसको डिस्कस करें. घर में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के स्वभाव को पढ़ते हैं. बच्चे भी हमें इवैल्यूएट करते हैं और ये समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स को क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लगेगा. सो ये बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे रिएक्शंस से वो अपने क्वेश्चंस लेकर आएंगे. अगर उनको लगता है हम गुड लिसनर हैं, हम नॉन जजमेंटल हैं, हम नॉन रिएक्टिव हैं, हम टाइम लेते हैं, हम उन्हें टाइम देते हैं बोलने का, हम उनको एकदम से क्रिटिसाइज़ नहीं करते, ब्लेम नहीं करते, सो आई थिंक ओपन अप होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा. ओके. इन सब का एक ये भी कारण है कि आज की तारीख में पेरेंट्स इतने ज़्यादा बिजी हैं कि बच्चों को उतना ज़्यादा टाइम, प्यार नहीं दे पाते, इसलिए बच्चे बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं. इज इट लाइक दैट? देखिए, पेरेंट्स डेफिनेटली बिजी हैं, बट मुझे लगता है लेटली पेरेंट्स बड़े माइंडफुल भी हैं. जैसे अब फादर्स भी इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चों की Right. अपब्रिंगिंग में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजी होना ही एक कारण है. आई थिंक कभी कभी हमें पता ही नहीं है हमें अप्रोच कैसे करना है एक टॉपिक के बारे में, हमें डिस्कस कैसे करना है. कि आप एडोलसेंट एज में आ रहे हो, अब ये चीज़ें होती हैं, ये डिस्कशंस नहीं होते. ये स्कूल में कुछ एक वर्कशॉप हो जाती है या थोड़ा अवेयरनेस हो जाता है, बट एक रेगुलर प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर क्वेश्चंस है बच्चों के. वो क्वेश्चंस एड्रेस होने के लिए डेली 20-25 मिनट उनके साथ बैठना, कोई एक्टिविटी करना, और उनको बहुत ऐसा फील ना कराना कि सिर्फ एक सवाल जवाब का राउंड हो रहा है. वी हैव टू जस्ट बी विद देम एंड डू सम एक्टिविटी विद देम, ताकि उनको ये फील हो कि हम इन्वॉल्व हैं. फिर जब राइट टाइम आएगा तब वो शेयर करेंगे, क्योंकि बच्चे तब शेयर करते हैं जब वो शेयर करना चाहते हैं. जब हम चाहते हैं तब वो हो सकता है शेयर ना करें. ओके. द मोमेंट किड्स आर कमिंग टू देयर टीन एजेस, वहाँ क्या चैलेंजेस आते हैं जनरली?
वहाँ पे एकेडमिक प्रेशर्स आते हैं, जैसे जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में वो और ज़्यादा अपने ऊपर एकेडमिक प्रेशर लेते हैं क्योंकि वो इतने टाइम से टॉप करते आ रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आगे भी ये करना है. कंपैरिजन आते हैं बहुत ज़्यादा. वो अपने दोस्तों से खुद को कंपेयर करते हैं. क्लासेस में बुलिंग भी होती है, बॉडी इमेज इश्यूज भी होते हैं, जैसे तुम ऐसे दिखते हो इसलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, या तुम शॉर्ट हो तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, या तुम ऐसी दिखती हो सो हु विल लाइक यू, वाई इज़ ही विद यू, उसको तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, तुम इस लायक नहीं हो. सो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, प्लस बहुत कॉमन है घोस्टिंग कर देना, बात करते करते गायब हो जाना, रिस्पॉन्ड ना करना, किसी और से सेम क्लास में या किसी और सेक्शन में बात करना शुरू हो जाना, बिकॉज रिलेशनशिप्स टीनेज में बहुत लंबे नहीं चलते हैं. राइट. बट क्योंकि वो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है, सो अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, वो फीलिंग्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं, सो बिट्रेयल की फीलिंग भी फिर बहुत ज़्यादा होती है. एग्जैक्टली. और क्योंकि आप स्कूल में ही अटैच्ड हो किसी से अगर, तो स्कूल रिफ्यूज़ल शुरू हो जाता है अगर वो रिलेशनशिप एंड हो गया तो. सो रिलेशनशिप एक पर्सन के साथ, 2 पर्सन के साथ, 3 पर्सन्स के साथ भी हो जाता है, क्योंकि आपके पास फ़ोन भी है, आप घर जाके भी इंटरेक्शन करते हैं. तो रिलेशनशिप होना आज की तारीख में स्टेटस सिंबल है इन टीनेजर्स? काफ़ी सारे बच्चों के लिए, क्योंकि आप पॉपुलर तभी कहलाते हो, आप तभी एक्सेप्टेड फील करते हो अपने ग्रुप में. और ये एक सोच है काफ़ी सारे टीनेजर्स की, नॉट ऑल द टीनेजर्स बट एक बहुत बड़े ग्रुप की ये सोच है दैट यू नो इफ़ यू हैव समबडी विद यू दैट मीन्स यू आर वर्दी और यू हैव अ वर्थ. ओके. जैसे अगर आपकी लुक्स अच्छी हैं मतलब लोग आपको लाइक करेंगे. सो फोकस इज़ ऑन हाउ यू लुक, फोकस इज़ ऑन हाउ यू टॉक, फोकस इज़ ऑन हु यू आर विद, हु इज़ दैट पर्सन. ये सब बहुत मैटर करता है क्योंकि इस एज ग्रुप को अटेंशन भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है. और काफ़ी बार ऐसा जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जब घरों में अटेंशन अगर कम मिलती है तो हम बाहर अफेक्शन ढूंढते हैं, बिकॉज वो वैक्यूम है. सो हम बाहर से अटेंशन, एप्रिसिएशन, प्रेज वो सब ढूंढने लग जाते हैं. अगर घर में बहुत वर्बली एक्नॉलेज ना करा जाए, वर्बली अप्रिशिएट ना करा जाए, सिर्फ कमियां ही बताई जाएं, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बाहर यू नो सीकिंग की, दैट आई सीक अटेंशन, आई सीक लव, आई सीक कि कोई मुझे सुने और मुझे वैलिडेट करे. ओके. कमिंग टू एडल्ट्स, आज की तारीख में एक रिलेशनशिप की लाइफ कितनी रह गई है? किस उम्र की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि हर एज ग्रुप अलग है. जैसे 22-23 साल से पहले के जो रिश्ते हैं वो उतने लंबे नहीं चलते हैं. कुछ लोगों के चल जाते हैं बट मोस्टली वो रिलेशनशिप्स 1-2-3 साल में एंड हो जाते हैं. वो शादी तक नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज दोनों ही लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. और आजकल थोड़ा फोमो भी है, लोगों को लगता है कोई और मिस ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बेटर भी कोई और हो. सो लोग खोजते भी रहते हैं कि कुछ नया हो बिकॉज ऑफ डेटिंग एप्स एंड बिकॉज ऑफ ईजी एक्सेसिबिलिटी टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वहाँ से बहुत जल्दी फ्लिप हो जाता है लोगों का अप्रोच. जो पर्सन कुछ महीनों पहले तक सब कुछ था आपके लिए, वो आज जैसे कुछ नहीं है. वो फीलिंग कॉन्स्टेंटली आने लग जाती है क्योंकि हम कंपैरिजन, इवैल्यूएशन कॉन्स्टेंटली करते जाते हैं. सो रिश्ता लंबा चल नहीं पाता. तो हम इसी चाह में रह जाते हैं कि और किसी को देखते हैं, फिर और किसी को देखते हैं, फिर और किसी को देखते हैं जी. और उसी में इज इट लाइक दैट कि इसलिए हम किसी एक रिलेशनशिप के लिए हम लॉयल नहीं रह पाते? ये सबके लिए अगेन हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को, बट डेफिनेटली जब इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतनी वैरायटी आपके पास अवेलेबल है, तो कन्फ्यूजन्स बढ़ते हैं. ओके. क्योंकि इसको चॉइस पैरालिसिस भी बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको पिक करूं या मैं इसको पिक करूं, बिकॉज कुछ इसका अच्छा है और कुछ इसका अच्छा है और मुझे दोनों का अच्छा चाहिए. वो 1% में मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि सारा जहां तो नहीं मिल सकता. तो लोग ढूंढते रहते हैं और जब आप ढूंढते रहते हैं और आपको मिलता नहीं है और आप किसी एक के साथ है तो आपको लगता है नहीं, अभी लेट हर और लेट हिम वेट, आई वॉन्ट टू सर्च मोर. सो वो एक्सप्लोरेशन में काफ़ी टाइम निकल जाता है. एग्जैक्टली. और उसमें भी कुछ फुलफिल नहीं फील होता है बिकॉज वहाँ से भी रिजेक्शन आ जाता है, बिकॉज सामने वाला पर्सन आपको घोस्ट कर देता है, वो भी सडनली गायब हो जाता है. तो आप यहाँ पे कुछ इन्वॉल्व होने लगते हैं, इतने में सामने वाले पर्सन का मन बदल जाता है बिकॉज वो भी उसी अप्रोच से वहाँ पे उसने भी एंटर करा है. सो बेसिकली जिसके साथ भी कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो डेटिंग ऐप पर हो रहा है या किसी और प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, आई थिंक दोनों लोगों में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू. वो कैजुअल लुक
फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं, या वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, फील गुड काइंड ऑफ अ थिंग. सो आई थिंक पहले खुद को जानना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या चाह रहा हूँ या क्या चाह रही हूँ. बिकॉज Okay. खुद को जानेंगे तो आसान हो जाएगा किसी को ढूंढना या किसी से कम्युनिकेट करना. और पेशेंस बहुत ज़रूरी है. जैसे अब लेटली जब इस एज ग्रुप में झगड़ा भी होता है तो लोग झगड़ा सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, लोग सीधे खत्म ब्रेकअप कर करते देते हैं. हैं. राइट. अब कॉन्फ्लिक्ट से जूझना, डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन करना, क्योंकि रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज आएंगी और वो कम्युनिकेशंस करने पड़ेंगे. पर वो कम्युनिकेशन करना उतना आसान नहीं रहता है. फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस इज़ नॉट वेरी गुड नाउ. सो पीपल फील इट इज़ ईजी टू लीव दिस पर्सन एंड गो टू समबडी एल्स. पर एक्चुअली वो मूव ऑन होता नहीं है, बिकॉज आपके वो वाली वुंड्स तो हील हुए नहीं. Right. और आप नेक्स्ट में आ गए. राइट. सो आपने खुद को टाइम ही नहीं दिया हील होने का या प्रोसेस करने का कि वो क्या था और अब मुझे क्या चाहिए. बस आप नेक्स्ट स्टेप आपने एकदम ले लिया. ओके. जो लोग आज की तारीख में लेट्स से जॉब्स में हैं या जॉब कर रहे हैं और उनकी शादी की एज होने वाली है, राइट, या हो गई है. अब क्या होता है कि पहले वो एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे और काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे. लेट्स से 5 साल का रिलेशनशिप था और वो रिलेशनशिप में उनका ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद उनके आसपास एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है और फिर वो लोग कोशिश करते हैं कि ठीक है जल्दी से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद फिर वो दूसरी प्रॉब्लम में फंसते हैं. तो ये सिर्फ एम्प्टी स्पेस को भरने का जो सोल्यूशन उन्होंने शादी निकाला, इज इट अ राइट सोल्यूशन? देखिए, उनको ये देखना है कि क्या वो रेडी हैं, क्या क्लोजर मिल चुका है, क्या उन्होंने खुद को क्लोजर दे दिया है अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. क्योंकि बहुत बार कुछ लोग खुद को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग पार्टनर को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग उस कार को लेकर बहुत लंबा चलते हैं, बिकॉज 5 years इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन और बहुत एक्यूमुलेशन रहता है. राइट. सो कुछ लोग एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी पेन्स को, अपने इश्यूज़ को, क्योंकि वो मिलना भी नहीं चाहते हैं एक नए पर्सन से, वो दोबारा शुरू भी नहीं करना चाहते हैं और अरेंज सेटअप से कभी कभी बहुत ज़्यादा उनको डर भी लगता है. सो डेफिनेटली किसी भी नए पर्सन से मिलने से पहले उनको अपने अंदर जो इश्यूज़ हैं उनको तो क्लोजर करना पड़ेगा, उनको तो रिजॉल्व करना पड़ेगा. ओके. जनरली हम देखते हैं ना कि शादी से पहले ही लोग फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हैं. जी. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के साथ भी रहते हैं, राइट. और जितना मुझे समझता है कि इफ़ यू आर फिजिकली इन्वॉल्व विद समवन, जी. वहाँ आपके इमोशंस बहुत डीपली कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. जी. और एक ये बहुत बड़ा कारण होता है, आप मूव ऑन नहीं कर पाते जी. और बैगेजेस आप लेके कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं. जी. वैसे तो क्वेश्चन आज की तारीख में सही नहीं है, क्या शादी से पहले फिजिकली इन्वॉल्व होना ठीक है नहीं है? क्योंकि पुराने ज़माने में बोला जाता था कि नहीं करना चाहिए. ये पर्सनल चॉइस है. सी अभी जो है ना, इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट हो गया है. सो वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके. तो अब लोग अपनी ज़िंदगी को एक तरह से जीना चाहते हैं, दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने तरीके से जो उनको पसंद है. सो ये पर्सनल चॉइस है. मतलब हमेशा हम एक चीज़ को बहुत राइट और रॉन्ग में नहीं नाप सकते हैं. राइट. क्योंकि अगेन मैं फिर से बोलूँगी, ये एक बहुत पर्सनल डिसीजन है. और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि लोग मिलते हैं, पहले फिजिकली इंटीमेट होते हैं और फिर उनका इमोशनल बॉन्ड बनना शुरू होता है. सो उसमें दिक्कत ये आती है कुछ लोगों के साथ कि अभी एक इमोशनल स्ट्रेंथ आई नहीं है रिश्ते में. राइट. क्योंकि वो शुरू हुआ है एक फिजिकल इंटीमेसी से, वो उसमें इमोशनल बॉन्ड अभी नहीं है, अभी कनेक्ट डेवलप हो रहा है. तो क्या होता है कि वो फिर काफ़ी बार चलता ही इसलिए है क्योंकि आप इंटीमेट हो चुके हो. ठीक है. वो भी एक कंसर्न है कि अब तो ऐसा हो गया मैम, अब क्या करें, अब तो 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब कैसे करें, क्योंकि मैंने इतना टाइम दे दिया इस रिलेशनशिप को, अब मैं इसको कैसे एंड करूं. ये डिफ़िकल्ट है. और काफ़ी बार लोग ब्रेकअप के बाद भी टच में रहते हैं. राइट. और उसके बाद भी मिलते हैं और फिजिकली इंटीमेट होते हैं, बट दे डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड. सो एंड हो चुका है, बट हम स्टिल बात करते हैं क्योंकि हमारे लिए एकदम से रेडिकली एंड करना पॉसिबल नहीं है कि अब हम बिल्कुल बात ना करें. तो अब हम बात करते रहेंगे, थोड़ा बहुत मिलते रहेंगे और उसमें वो इंटीमेट भी हो जाते हैं और बस हो जाते हैं. कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे. लॉजिक है उनका इमोशनल वल्नरेबिलिटी, ओके. ना कह पाना,
ये सोचना कि शायद हो सकता है अगर मैं इंटीमेट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो हो सकता है सामने वाला पर्सन वापस आ जाए, ओके, क्योंकि अभी भी फीलिंग्स जीरो नहीं हुई है ना, अभी भी Right. वो है, क्योंकि आप कनेक्ट में तो हो ही, आप बात तो कर ही रहे हो। सो आपने एक तरह से एंड कर दिया है कि ठीक है हमारी शादी नहीं हो सकती, पर हम बातचीत थोड़ी बहुत करते रहेंगे। ओके, तो वो एक कंटिन्यूस पेन का सोर्स बना रहता है, बिकॉज हीलिंग तब शुरू होती है जब जीरो कांटेक्ट होता है। राइट, आप किसी भी चीज़ से जब तक बिल्कुल आगे नहीं बढ़ जाएंगे, आप आगे पूरी तरह से कैसे रेजोल्यूशन होगा आपकी चीज़ों का, क्योंकि आपने तो अभी भी होल्ड कर रखा है कि नहीं अभी ये है साथ, अभी ये है साथ। तो जब तक वो साथ है तो एंड तो हुआ ही नहीं ना, तो हीलिंग कैसे शुरू होगी? बिकॉज अभी भी उनकी कुछ कुछ बातें आपको इम्पैक्ट करेंगी, राइट, आपकी स्लीप को, आपकी एपिटाइट को, आपके वर्क स्केड्यूल को, आपके जो भी आपका फैमिली के साथ इंटरेक्शन है उस सब को, आप खुद को कैसे देखते हो उस चीज़ को, आपका पीयर ग्रुप क्या डिस्कस करता है उस चीज़ के बारे में। सो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सो आई थिंक ये ज़ीरो कांटेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कुछ ना कुछ कनेक्ट बने रहने से एक हलचल, एक क्योस चलता ही रहता है। सो काफ़ी बार लोग रिश्तों में होते हैं एक दूसरे के साथ और फैमिलीज तक बात पहुंचती है, और ये डिसाइड होता है कि रोका करना है या डिसाइड करना है फैमिली मीटिंग में कि अब हमें आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। और लोग रोके से जस्ट एक हफ्ता पहले मना भी कर देते हैं। मतलब काफ़ी ऐसा भी लोग हैं जिनको कमिटमेंट फोबिया है, जिनको डर लगता है एक कमिटेड बॉन्ड में रोके में मैंने ये चीज़ देखी, भले वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जी। मेजरली अरेंज मैरिजेस में ज़्यादा होता है कि हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं, डेट करना शुरू कर देते हैं जी। शादी से पहले, और उसके बाद बहुत सारी बातें पता चलती हैं, देन वी थॉट कि नहीं यार, ही और शी इज़ नॉट अ राइट पार्टनर फॉर अस। ये लव मैरिज में भी बहुत कॉमन है। मेरे पास बहुत कपल्स आते हैं जो 5 years से एक दूसरे के साथ हैं, ओके, एंड द मोमेंट उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में ओके, कि अब शादी पे बात लेके जानी है या कैसे शादी करनी है या क्या प्रोसेस होना है, या हम एक दूसरे की फैमिली की कुछ कुछ वो एस्पेक्ट्स जानने लगते हैं जो अब तक हमें शायद पता नहीं थे, या हम एक दूसरे के पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स को लेके कुछ कुछ एक दूसरे को बोलने लगते हैं। वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी बार जब नज़दीक आ रहा होता है कि अब ये हम फॉर्मल बॉन्ड में हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को कमिटमेंट फोबिया भी होता है। उनको डर लगता है कि अब वो इंडिपेंडेंस शायद नहीं रहेगी, अब मुझे अपनी एक स्पेस शेयर करनी पड़ेगी, क्या यही वो राइट पर्सन है? और फिर तब हमको हमारे करंट पार्टनर के कुछ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा सामने दिखने लगते हैं कि वो ऐसी हैं या वो ऐसे हैं या वो ऐसे रिएक्ट करते हैं या वो मेरी फैमिली के साथ ठीक से नहीं रहेगी। वो सब फियर्स सरफेस कर जाते हैं। राइट। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी एक रिसेंट का किस्सा है। सो 12 साल का कमिटमेंट था जी। शादी से पहले, जिस दिन शादी है उस दिन तक ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो लड़की है वो ब्रेकअप का बहुत ज़्यादा हमेशा पहले बोलती रहती थी और डोमिनेंट भी थी जी। डोमिनेंस बहुत हाई था उसका जी। तो वो इतने साल से रिलेशनशिप को किसी भी तरह से कैरी आउट तो कर रहा था क्योंकि उसको फियर ऑफ लूजिंग का भी डर था। जी। राइट। भले उसको 10 बार रिजेक्शंस मिल चुकी हैं उसी पार्टनर के साथ, तो फियर ऑफ लूजिंग का भी प्रेशर था, और अब उसको ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। और ऐसे सिचुएशन बहुत सारे लोगों की लाइफ में आती हैं। जी, बिकॉज आपके कॉन्फ्लिक्ट्स तो रिजॉल्व ही नहीं हुए। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? सो इसके लिए एक प्रोसेस होता है इन कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए, जहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप फुली रेडी नहीं हैं, आपको अजीब लग रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हैं। Okay. इस चीज़ से डील करने के लिए आप प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज प्री मैरिज काउंसलिंग? सो प्री मैरिज काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप एक न्यूट्रल पर्सन, स्पेसिफिकली एक थेरेपिस्ट के पास, एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और अपने रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है यूजुअली उसमें पर्सनालिटी असेसमेंट करा जाता है दोनों पार्टनर्स का। बहुत बार प्री मैरिज काउंसलिंग में पेरेंट्स भी पहुँचते हैं, दोनों साइड के फैमिली मेम्बर्स भी पहुँचते हैं, अगर दोनों पार्टनर्स का कॉन्सेंट है तो। नहीं तो काम मेजरली दोनों पार्टनर्स के साथ करा जाता है ऑन डिफरेंट एरियाज जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, जैसे टेम्परामेंट, ओके, जैसे इंटीमेसी, जैसे जॉइंट फैमिली में रहना है या न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका, फिनेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़,
हाउ डू यू सोशलाइज, Okay. सेक्स, Okay. लॉट ऑफ एरियाज. सो इन सब एरियाज में दोनों का क्या आउटलुक है, दोनों का क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दोनों का क्या तरीका है इन एरियाज को हैंडल करने का, वो सब कुछ डिस्कस करा जाता है. और अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हेल्दी नहीं है, जैसे मुझे अगर आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी और मैंने रिएक्ट कर दिया और आप परेशान हो गए, फिर मैंने अगले दिन आपको सॉरी बोल दिया, फिर कुछ दिन के बाद मैंने वो करा और इससे आपको डर लग रहा है दैट हाउ विल शी बी और ही बी विद मी आफ्टर मैरिज, क्योंकि इसका तो एंगर कंट्रोल ठीक नहीं है, ये तो इम्पल्सिव है या ये तो रिएक्ट कर जाते हैं. तो ऐसे में इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक रात में तो ऐसा नहीं है कि मेरा एक पर्सनालिटी है तो वो कल शादी के बाद एकदम बदल चेंज हो जाएगा. जाएगा, राइट. सो इसीलिए काफ़ी लोग जिनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है बट इश्यूज सॉर्टेड नहीं है. अब ठीक है, सारे इश्यूज सॉर्ट नहीं हो सकते हैं, राइट. बट आप मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें कि आपका पार्टनर फ्लेक्सिबल है, आपका पार्टनर सुनता है, आपका पार्टनर समझता है और अपने अंदर कुछ चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश भी करती हैं. सो आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है. अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता हम्म. तो फिर डर लगता है और वहीं से लोग स्टेप बैक कर लेते हैं. सो आई हैड दिस कपल जो रिलेशनशिप में थे 5 साल तक एक दूसरे के साथ. उन्होंने ट्रैवल किया, साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, साथ में एक दूसरे को हेल्प करी, एक दूसरे के करियर में एक दूसरे के साथ खड़े रहे. पर उन दोनों में से एक का अप्रोच था कि एक पर्सन साइलेंट हो जाता था कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर और एक पर्सन बहुत बेचैन हो जाता था, बहुत एंग्शियस हो जाता था कि अब मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है. सो जो बॉय था वो बहुत साइलेंट हो जाता था और जो गर्ल थी वो चेजर हो जाती थी, बहुत एंग्शियस कि बात करो, बात क्यों नहीं कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट. और क्या हुआ कि दोनों की फैमिलीज़ को भी पता था, क्योंकि अब 5 years का रिलेशनशिप था तो फैमिलीज़ को पता चल गया था. फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अब क्योंकि वो 30+ हो रहे हैं तो उनकी शादी करी जाए. तो दोनों फैमिलीज़ मिली, डिसाइड हुआ और जस्ट 1 week बिफोर द रोका शी डिसाइडेड दैट नो आई एम नॉट रेडी, क्योंकि वो इतना साइलेंट हो जाता है, मैं अपनी बात नहीं कह पाती हूँ, मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ इस पूरे प्रोसेस में. सो पहले मुझे ये रिजॉल्व करना है, क्योंकि अगर ये रिजॉल्व नहीं होगा तो बाद में मैं क्या करूँगी, मैं तो उसी के घर में होंगी, तो फिर कौन मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि वो तो साइलेंट हो गया. अब मैं कैसे उसको रीच आउट करूँगी, मैं तो हेल्पलेस हो जाऊँगी. राइट. एंड एक और रीज़न था क्योंकि वो वर्किंग प्रोफेशनल थी. सो हर कंसर्न वाज कि वो अपने वर्क में और ग्रो करना चाहती हैं. ओके. सो ये फैमिली क्या मुझे सपोर्ट करेंगी, बिकॉज ठीक है मेरा पार्टनर तो मुझे सपोर्ट कर रहा है, बट क्या उनकी फैमिली रेडी होगी उस एक चीज़ के लिए, जॉब देने के लिए? इज इट लाइक जॉब या जो भी प्रोफेशन है उसमें मुझे ग्रो करना है, मुझे ट्रैवल करना है. सो क्या ये होगा, बिकॉज उस बॉय ने ऑलरेडी ये कम्युनिकेट कर रखा था कि मेरी फैमिली बहुत ओपन नहीं है, मतलब आप अपना जॉब करो बट आपको फैमिली में पार्टिसिपेट करना होगा, विच इज़ अ जेन्युइन डिमांड. और मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा अपनी फैमिली में, आपको मैं पूरा सपोर्ट करूँगा इन हाउस होल्ड थिंग्स. बट शी ऑल्सो वॉज रेडी फॉर दैट, बट देन शी वॉज कन्फ्यूज बिकॉज शी हैड ट्रस्ट इशूज़ की फ्लिप कर गया तो. राइट. क्योंकि अब आप इतना पढ़ लेते हो, अब आपके फ्रेंड्स के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, आप अपने फैमिली में भी मैरिजेस देखते हो, तो ऐसा महसूस होता है कहीं मेरे साथ हो गया तो, कहीं मुझसे झूठ बोल दिया तो. सो दे वर ऑलरेडी कमिंग फॉर फ्यू सेशंस इन while all this was happening, and so we were dealing with the crisis situation. ओके. क्योंकि रिलेटिव्स ऑलरेडी आ चुके थे, है ना. सो उस डेट पे खैर रोका हुआ नहीं. राइट. उसके बाद उनके इश्यूज़ पे सेपरेटली वर्क करा गया. दोनों इंडिविजुअल्स के जो भी चाइल्डहुड अपने इश्यूज़ थे, अपनी पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज़ थे, फियर्स थे, एंग्जाइटीज़ थी, अपने खुद को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी रिस्पेक्ट को लेकर, क्योंकि दोनों ही रिएक्टिव थे. सो दोनों के ही एंगर मैनेजमेंट पे बहुत काम करना पड़ा और दोनों विलिंग थे और दोनों के साथ सेपरेटली वो वर्क हुआ. ओके. और उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाए. ओके. तो अगर कोई शादी करना चाहता है जी, और अगर वो अपने किसी पार्टनर को ढूंढ रहा है, या फिर कुछ किसी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो उसको देखना चाहिए कि हाँ ये मेरे हिसाब से एक राइट पार्टनर है? आई थिंक
राइट पार्टनर के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो पर्सन बहुत फ्लेक्सिबल हो. ओके, Flexibility is a very important trait. फ्लेक्सिबल एज इन Flexible to listen, flexible to adapt, flexible to understand, flexible to keep some patience, not a very pushy. ओके, Patience होना, साइकोलॉजिकली माइंडेड होना. जैसे कल को आपको कोई भी इशू होता है, आई एम स्टैंडिंग विद यू. जैसे काफ़ी सारे लोग क्यों नहीं पहुंच पाते मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, क्यों एक पर्सन बीमार ही रहता है काफ़ी टाइम तक, क्यों एक शादी चलती रहती है पर उसको ठीक करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया जाता, बिकॉज एक पार्टनर रेडी है, एक रेडी नहीं है. अब आप क्या करेंगे, अब आप स्टक हैं. जैसे कितने सारे लोग इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं मैरिज काउंसलिंग के लिए, बिकॉज एक पार्टनर रेडी है और एक रेडी नहीं है. तो जो रेडी है वो तो आ जाता है, पर फिर उतना ही काम हो पाता है. सो मोस्टली ऐसा ही होता है कि कोई एक पार्टनर पहुंच रहा है, दूसरा पार्टनर अभी रेडी नहीं है. दूसरा पार्टनर तब रेडी होने लगता है जब उनको फर्स्ट पार्टनर में 5, 6, 7 सेशंस के बाद एक चेंज दिखने लगता है, तो उन्हें लगता है चलो ठीक है मैं पहुंच जाता हूँ या पहुंच जाती हूँ. सो साइकोलॉजिकली माइंडेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. रिस्पेक्टफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या अपने पार्टनर को कितना रिस्पेक्ट देते हो? इज इट लाइक दैट? हाँ, आप एज एन इंडिविजुअल कितना रिस्पेक्ट देते हैं, आप कितने ग्राउंडेड हैं, आप कितने सरल हैं, ओके, आप में कितना अहंकार है, मतलब आपका ईगो आप में साइड में रखा हुआ है. एंड आई थिंक कुछ इंटरेक्शंस के बाद महसूस होने लग जाता है कि एक पर्सन ग्राउंडेड है, पेशेंट है, ओपन है, फ्लेक्सिबल है और उसमें अहंकार नहीं है. वो जहाँ पे भी है वो अडेप्ट करने के लिए, फ्लेक्सिबल होने के लिए रेडी है, हर चीज़ को पर्सनली नहीं लेता है और ये समझता है कि एक परिवार का प्रोसेस है ये, तो पूरा परिवार साथ होना है, चाहे वो इस साइड का परिवार है चाहे वो इस साइड का परिवार है. सो आई थिंक दोनों का आउटलुक क्या है, दोनों की विजन क्या है. जैसे अगर मेरी और उस पर्सन की विजन मैच करती है, देन कैन वी गो अहेड. जैसे मैं अपने करियर में कितना ग्रो करना चाहती हूँ, वो पर्सन क्या चाहता है, मेरी क्या आउटलुक है. जैसे मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे पास एक ऐसा भी कपल आया जिनका 5 years का रिलेशनशिप था. इट इज़ अ लव मैरिज और 3-4 साल के बाद शी गेट्स प्रेग्नेंट एंड शी टेल्स हिम कि मैंने तो आपको बताया था आई डोंट वांट अ किड. ओके, ऐसा भी होता है? हाँ. सो बट नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट बट ही इज सेइंग कि नहीं मुझे तो चाइल्ड चाहिए. शी सेड मैंने तो आपको जब हम साथ में थे उन 5 सालों में मैंने आपको बताया था कि आई एम नॉट वेरी इनटू दिस थिंग कि मुझे चाइल्ड चाहिए. अब नाउ दे आर स्टक. ओह, क्योंकि उस बात को या तो तब सीरियसली नहीं लिया गया या तब वो बात उतने अच्छे से रखी नहीं गई. सो अरेंज मैरिजेस में ही नहीं, लव मैरिजेस में भी बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस होनी चाहिए वो डिस्कस होती ही नहीं. ओके, क्योंकि मैरिज इज़ नॉट जस्ट लव एंड सेक्स, मैरिज इज़ मच मोर देन दैट. आपको हर रोज़ एफर्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, सामने वाले पर्सन को जानने की कोशिश करनी होती है. आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या चाहती हूँ. बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच नहीं हो सकता है क्योंकि अब हमारी बाउंड्रीज मर्ज हैं. सो आप दोनों साथ में ग्रो करते हैं, आप दोनों बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चीज़ें करते हैं. राइट. मैं तो रहता ही है बट मैं के अलावा हम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. एग्जैक्टली. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, राइट, जी, तो हमारे जो मदर्स होती थी या फादर्स होते थे उनको बोलते जाया करता था कि तुमको शादी में करना है, तुमको ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, थोड़ा सा उनका माइंड मेकअप रहता था पहले से. जी. बट आज की तारीख में वो बिल्कुल ख़त्म है. बच्चों को नहीं मालूम कि अगर उनकी शादी हो रही है तो शादी के बाद उनको कैसे रिएक्ट करना है, दूसरे घर में जाके कैसे अडाप्ट करना है, कैसे लोगों के साथ बात करनी है. एट द सेम टाइम जो लड़का है उसको भी नहीं मालूम कि मुझे अपनी वाइफ के साथ कैसे अपनी फैमिली में उसको इंट्रोड्यूस करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, जी, कैसे एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी फैमिली के बीच में और अपनी वाइफ के बीच में. जी. तो मुझे लगता है जो फैमिली काउंसलिंग है शायद ये चीज़ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम आती है, जिससे कि लोग समझ पाएं कि मुझे शादी के बाद एग्जैक्टली करना क्या है. प्री मैरिज काउंसलिंग की बात कर रहे हैं. राइट. डेफिनेटली प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आप एक न्यूट्रल स्पेस में हैं. सो जो थेरेपिस्ट है, कपल थेरेपिस्ट, वो आपको जज नहीं कर रहे हैं. वट एवर योर ओपिनियन इज कि मैं ये करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ,
आप न्यूट्रली एक स्पेस पे बोल सकते हैं, वो सामने वाला पर्सन इमोशनली ट्रिगर नहीं हो रहा है और वो आपको डांट भी नहीं रहा है. एग्जैक्टली. सो आप फ्री होके यू कैन बी योर सेल्फ एंड यू कैन से योर हार्ट आउट. तो आई थिंक वहाँ से हेल्प बहुत ज़्यादा मिलने लग जाती है, बिकॉज जब हमारे घरों में ये बहुत ज़्यादा अब बताया जाता है कि आपको अडाप्ट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो ऐसा लगता है जैसे सारा बदलाव मुझसे ही चाहिए. राइट. एग्जैक्टली. वो फिर ऐसा लगता है कि मतलब मेरी ही लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी. सो ये दोनों साइड से आना चाहिए कि दोनों जेंडर्स में बदलाव आना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को कंफर्टेबल फील करवाना है उस प्रोसेस में. और ऐसी मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शादी को लेके स्पेशली. बिल्कुल मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, और ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि शादी एक रुकावट नहीं है ग्रोथ में. ये जो सोच है कि अब सब रुक जाएगा, ये नहीं रुकेगा अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होंगे, कंसिडरेट होंगे, एम्पैथेटिक होंगे. सो एज पर आवर डिस्कशन, एक चीज़ जो मुझे समझ में आई कि शादी से पहले हमको अपने आप में खुद में तो बदलाव लाना ही चाहिए जी. बट अगर हम किसी पार्टनर को देख रहे हैं तो उन पार्टनर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए जो हमको एक बार चेक करना चाहिए? देखिए, एक तो पार्टनर बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टू बी रेडी टू अडेप्ट. ओके. पेशेंट होना चाहिए, Okay. साइकोलॉजिकली माइंडेड होना चाहिए, Okay. रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. जैसे जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो अपनी सराउंडिंग्स में अपने फैमिली के साथ किस तरह से रहते हैं, उनका कम्युनिकेशन का तरीका कैसा है. Okay. और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट होना. ओके. कोई भी काम कर रहे हैं उसमें परसिस्टेंट हैं, कमिटेड हैं, क्योंकि परसिस्टेंट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है, यू नो, टू मूव अहेड इन लाइफ. आपके हिसाब से लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? कोई सी भी मैरिज कर सकते हैं. अगर किसी को शादी करनी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि लव मैरिज बहुत अच्छी रहेगी, अरेंज मैरिज अच्छी नहीं रहेगी. दोनों ही तरह के केसेस आते हैं मेरे पास. सो आई थिंक एज अ पर्सन आप कितने सॉर्टेड हैं, आप कितने रेडी हैं, आपका पार्टनर कितना रेडी है उस प्रोसेस में जाने के लिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसके बाद एक क्वेश्चन मेरा और है कि हमें शादी क्यों करनी चाहिए? सो आई थिंक लोगों को आजकल ये ज़्यादा पता है कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए. ओके. बट शादी करनी चाहिए क्योंकि हम सबको एक कंपेनियन चाहिए. बट शादी करना या ना करना बहुत पर्सनल चॉइस है. क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा कि आज की तारीख में लोग बंधना नहीं चाहते हैं किसी से, वो अकेले रहना चाहते हैं. जी. और अगर वो अकेले रहते हैं तो वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स रख सकते हैं. जी. मल्टीपल रिलेशनशिप इज नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप. जी. राइट. जहां वो किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व है, इट्स लाइक वो अपने कंफर्ट जोन ढूंढना चाहते हैं. जी. और अगर उनको ये लगता है कि अगर हम शादी में बन जाएंगे तो हम एक बंद के रह जाएंगे, बट अगर हम शादी नहीं करते हैं और अगर आज से 2 साल बाद मैं किसी अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं किसी दूसरे के पास जा सकती हूँ और वहाँ पे मेरे ऊपर ये नहीं आएगा, ये लड़के को या लड़की दोनों के ऊपर ये नहीं रहेगा कि हम इसको ब्रेकआउट करके हम दूसरी रिलेशनशिप पे जा रहे हैं. जी, ऐसा होता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे केसेस में लोग बहुत इमोशनली फुलफिल्ड फील नहीं करते हैं, बिकॉज आपको फियर होता है कि सामने वाला पर्सन कभी भी चला जाएगा या आप कभी भी उनको छोड़ देंगे. सो वो एक सिक्योर फीलिंग नहीं देता वो वाला रिलेशनशिप, दैट यू नो हाँ हम साथ हैं फॉर अ गुड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ आवर लाइफ. और शादी बहुत अगर अच्छी शादी है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, आप एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं, आप एक दूसरे की इंडिपेंडेंस, स्पेस, एवरीथिंग को कंसिडर करते हैं और साथ में आप साथ भी हैं. सो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत इमोशनली फुलफिल्ड रिलेशनशिप है, that gives you a very blissful feeling that okay, this is what I was looking forward to in my life, that I can be myself. जैसे अच्छी शादी क्या है, राइट, जिसमें मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ और मैं रह सकती हूँ. आपको अपनी आइडेंटिटी खोनी नहीं पड़ रही है. एग्जैक्टली. मैं कैसे भी बात मतलब मैं फ्री हूँ, मैं इमोशनली सेफ फील कर रही हूँ. मुझे ये पता है कि सामने वाला पर्सन मुझे बुरा नहीं फील कराएगा, मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा, मुझे मॉक नहीं करेगा, मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, मुझे रिस्पेक्ट करेगा, मुझे सुनेगा, मेरी पेन के साथ एम्पैथी रखेगा या वैलिडेशन करेगा या करेगी. सो आई थिंक एक अच्छी शादी जहाँ पर है वहाँ पे ये सब होता है और ये अपने आप में इतना पीस देता है. सो यू नो पीस इज इम्पॉर्टेंट. ओके.
दैट यू नो आई एम सिटिंग विद समबडी एंड आई एम एट पीस. हमें Right. बहुत बात नहीं करनी पड़ रही है टू फील गुड. हमें Right. पता है कि हम एक दूसरे के साथ हैं और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, एट पीस Okay. फील कर रहे हैं. सो आई थिंक शादी इसलिए करनी चाहिए अगर आप दोनों का डायनामिक इस तरह का है या इस तरह का आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं दैट ये ह्यूमन बीइंग है. सो ट्रीटिंग ईच अदर लाइक अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. बहुत बार शादियों में मैं ये देखती हूँ कि इस लेवल पे डिसरिस्पेक्ट हो जाती है थ्रू वर्ड्स, थ्रू एक्शंस, कि हम जैसे एक दूसरे को इंसान की तरह भी नहीं देख रहे हैं. वो बेसिक डिग्निटी तो हम सब लोग डिजर्व करते हैं. Right. और अच्छी शादी में वो चीज़ रहती है. वो रिस्पेक्ट का कंपोनेंट, ट्रस्ट का कंपोनेंट रहता है. Mm-hmm. सो दैट इज़ अ वेरी फुलफिलिंग काइंड ऑफ अ फीलिंग. एंड आई थिंक शादी अगर वैसी हो तो डेफिनेटली शादी करनी चाहिए. ओके. ऐसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं क्या जो दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से पूछना चाहिए शादी के पहले? आई थिंक पूछना चाहिए कि वो दोनों कहाँ रहना चाहते हैं. यू नो वो दोनों कितने एक्टिव हैं टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिनेंसेस डिस्कस करने चाहिए. फिनेंसेस एक ऐसा इशू है जो डिस्कस ही नहीं होता है कपल्स के बीच में. राइट. फिजिकल इंटीमेसी भी एक एरिया है जहाँ पे काफ़ी बार खुल के लोग बात नहीं करते हैं और सालों तक पार्टनर को पता ही नहीं है कि उनके पार्टनर को क्या पसंद है. राइट. किड्स इज़ अनदर एरिया जो डिस्कस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दोनों की विजन क्या है लाइफ को लेके, वो इम्पॉर्टेंट है कि कैसी लाइफ आप चाहते हो. जैसे एक पार्टनर को ये लगता है कि मैं 40 ईयर्स तक काम करना चाहता हूँ, एक को लगता है कि नहीं मैं हमेशा काम करूँगी. सो वो विजन बहुत डिफरेंट हो गया. एग्जैक्टली. है ना. किस फैमिली सिस्टम में आप रहना चाहते हो, आप जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हो, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हो, ये जानना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये डिस्कशंस लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में होते ही नहीं हैं. इसीलिए जो चीज़ें पहले डिस्कस होनी चाहिए थी वो बाद में डिस्कस होती हैं और बाद में ज़्यादा क्योस होता है क्योंकि अब शादी हो गई है. फिर हम एक दूसरे को ये बुरा फील कराते हैं कि करनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं था, राइट. गलती कर दी, इट्स अ मिस्टेक ऑफ माई लाइफ. इस तरह की बातें कम्युनिकेट करते हैं जो अगेन बहुत डैमेजिंग है फॉर अ रिलेशनशिप. आई थिंक यही सारे पॉइंट्स है जिसके कारण आज की तारीख में डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि पहले डिस्कशन हुआ ही नहीं. जी. राइट. तो बाद में उसके कारण डिफरेंसेस आ रहे हैं और फिर डिवोर्सेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं. जी. राइट. डेफिनेटली डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं और एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड साइलेंट डिवोर्स. मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा है. व्हाट इज दिस साइलेंट डिवोर्स? जिसमें एक कपल साथ रहता है एक Okay. छत के नीचे ओके. और बातचीत नहीं करते हैं. देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, देयर इज़ ओनली ट्रांजैक्शनल कॉन्वर्सेशन. सिर्फ काम की बात. घर आने का मन नहीं करता है, घर आके अच्छा नहीं लगता है. हम अपना ध्यान बाहर दोस्तों में या और चीज़ों में ज़्यादा लगाने लगते हैं. हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने पार्टनर को. फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है क्योंकि अब जब इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है तो झगड़ा किस बात पर होगा. राइट. सो साइलेंटली बस एक दूसरे के साथ जीते हैं बहुत लंबे समय तक. और ऐसे क्यों जीते हैं? उस रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते हैं? उस साइलेंट डिवोर्स से बाहर इसलिए नहीं आ पाते हैं बिकॉज काफ़ी बार तो रास्ता ही पता नहीं होता. ओके. काफ़ी बार होप खो चुके होते हैं. जैसे यूजुअली ऐसा होता है लेटली कि दोनों में से एक पार्टनर बोलता है दैट यू नो हम मैरिज काउंसलिंग के लिए चलते हैं, या कोई एक साइड ऑफ द फैमिली बोल देती है कि आप जाओ बेटा, आप बात करो, आप डिस्कस करो एक बार, क्योंकि फैमिलीज बहुत कोशिशें ऑलरेडी कर चुकी होती. ऐसा कोई केस आपके सामने आया हो? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं क्योंकि लोग 3-4 साल इस तरह से जीने के बाद पहुंचते हैं कहीं. और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे पास लेटली 18, 19, 20 ईयर ओल्ड ग्रुप जो है वो अपने पेरेंट्स को भेजते हैं सेशंस के लिए. ओके. ठीक है. क्योंकि ये ग्रुप 19-20 अवेयर है कि कुछ होता है जिसको मैरिज काउंसलिंग बोलते हैं, कुछ होता है जिसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं. सो वो लोग अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप एक बार जाओ और आप एक बार बात तो करो. सो मेरे पास एक कपल आया जिनको उनकी बेटी ने रेफ़र करा. बेटी खुद भी एक मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रही थी और फादर की एज 48 है और जो उनकी मदर की एज है वो 42 है. वो दोनों मेरे पास पहुँचे और उसमें जो मदर है उनको एंगर इश्यूज़ थे जिसकी वजह से उनके हस्बैंड कोप अप नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ से. दोनों के रूम्स सेपरेट हो गए, दोनों अलग अलग सोने लग गए. उनके बच्चों ने ये चीज़ सालों तक देखी है.
बट उनकी जो 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 मेरी क्लाइंट की जो मदर थी, जो मेरे पास आई, दैट 42 ईयर लेडी, वो रिएक्टिव थी क्योंकि वो नेग्लेक्ट नहीं सहन कर पाती थी अपने हस्बैंड का, उनका साइलेंट बिहेवियर नहीं देख पा रही थी। बट फिर एक एज में आके उन्होंने अपना भी करियर स्टार्ट करा, वो उसमें भी ऑक्यूपाइड हुई, और फिर बहुत ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन जो होने लगी वो बच्चों के थ्रू होती थी या मेड्स के थ्रू होती थी। आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। आपस में सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कुछ एक आध पिक किसी फेस्टिवल पे खींच के डाल दी तो बस वही था। अदरवाइज कोई इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि दोनों का ही बहुत एक्सट्रीम डिसरिस्पेक्ट और डिस्कम्फर्ट था एक दूसरे के साथ। उन्हें सेफ नहीं लगता था एक दूसरे के साथ। तो वो एक घर में बस रहे बहुत सालों तक, मतलब अभी पिछले कुछ महीनों तक, अभी जब तक सेशन स्टार्ट नहीं हुए। उससे पहले कोविड के दौरान से लेकर अब तक वो ऐसे ही जी रहे थे कि वो अपने काम पे जा रहे हैं, वो अपने काम पे जा रही हैं, फिर वो रात को आ रहे हैं, डिनर कर रहे हैं सेपरेट अपने रूम में, वो सेपरेट अपने रूम में, एंड देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। सिर्फ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बच्चे का फ्यूचर, पढ़ाई, करियर, फाइनेंस, कुछ आपसी कनेक्ट, आपसी हालचाल, आपसी कम्युनिकेशन, आपसी दूसरे को लेकर एक पूछना कि डिज़ायर होना कि आपका दिन कैसा गया, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, सो दे वर लिविंग, not taking a step, but just living under one roof, like roommates. शादी के पहले भी या शादी के बाद भी एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है, इमोशनल ईटिंग। व्हाट इज दिस इमोशनल ईटिंग? See, emotional eating, somewhere when you eat, when you are more emotional to feel good, or when you are bored, या जब आपको बहुत तनाव हो रहा है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, या आपकी कोई नीड फुलफिल नहीं हो रही है, या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कोई आपको अटेंशन दे रहा है, आपको लव्ड फील नहीं हो रहा है, सो वो एक गुड फीलिंग हम फूड लेकर करते हैं, जिसको हम जिसमें यू नो इज इट एन इमोशनल हंगर और इज इट द एक्चुअल फिजिकल हंगर? देयर इज अ डिफरेंस। सो लोग अपनी इमोशनल हंगर को फूड से फुलफिल करते हैं जब वो एक्चुअली फिजिकली हंग्री नहीं होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं। ओके, तो फिजिकली हंग्री नहीं है, बट क्योंकि इमोशनली फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं, सो इमोशनल हंगर, उस इमोशन को संभालने के लिए फूड इनटेक करते हैं। फूड खाने बट ज़रूरी नहीं है, इसमें बोर्डम का भी रोल है, इसमें ये भी रोल है कि बचपन में जब बच्चा रोता है तो एक क्राई होता है, जैसे क्राई कई तरह का होता है बचपन में, एक हंगर क्राई होता है, एक पेन क्राई होता है, एक अटेंशन क्राई होता है, ठीक है। हंगर क्राई कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर बच्चा रो रहा है मतलब वो भूखा है, तो वो बच्चे के रोने पे उसको बार बार फूड दे देते हैं, ठीक है। तो बच्चा बचपन से पेन को फूड से एसोसिएट कर लेता है, या फूड को एज अ रिवॉर्ड समझने लगता है, क्योंकि फूड मिलता है, आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये करोगे तो आपको ये खाने को मिलेगा। सो बड़े होकर भी कुछ अगर इमोशनली फुलफिल्ड फील नहीं हो रहा है, पेन है, डिस्कम्फर्ट है, डिस्ट्रेस है, बोर्डम है, तो फूड से अपनी नीड फुलफिल करी जाती है। राइट। ये मुझे कैसे वो आया, मतलब रिसर्च तो वो तो हमने उसमें करा ही। एक मूवी का सीन भी है, दिल धड़कने दो मूवी में भी वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्योंकि जो अनिल कपूर होता है वो बॉडी शेम भी करता है और बॉडी शेम भी करता है, फूड को लेके बार बार उन्हें कम्युनिकेट भी करता है, एंड सो शी goes back to the same thing, because इमोशनल ईटिंग में लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, फिर गिल्ट फील करते हैं, फिर इमोशनल ईटिंग करते हैं, फिर गिल्ट फील करते हैं। इट्स अ साइकिल। ओके, जैसे काफ़ी बार लोग वेट लॉस के लिए फूड से बहुत दूर हट जाते हैं, फिर फूड ले लेते हैं, फिर गिल्ट फील करते हैं, फिर दोबारा उस गिल्ट से डील करने के लिए फूड ले लेते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, बट ये बहुत कॉमन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। तो साइकिल को फिर ब्रेक कैसे किया जाए? पहचाना जाए कि क्यों ले रहे हैं हम, मतलब इमोशनल ईटिंग अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है। अवेयरनेस होना पहले इम्पॉर्टेंट है कि कितना फ्रीक्वेंटली हम एंगेज हो रहे हैं, हम फिजिकली हंग्री हैं या हम इमोशनली हंग्री हैं, हम किसे फीड कर रहे हैं, स्टमक को फीड कर रहे हैं या फीलिंग्स को फीड कर रहे हैं, व्हाट आर वी फीडिंग, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास ऐसे इश्यूज हैं या हमको ऐसा लग रहा है कि हम इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो अर्लीस्ट पॉसिबल हमको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जी, हमें पहले पहचानना चाहिए कि इमोशनल ईटिंग कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितना है। मैं अपने स्टमक को फीड कर रही हूँ या अपनी फीलिंग्स को फीड कर रही हूँ।
सो आई थिंक पहचानना इज द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज जब पता नहीं होगा तो हम कहीं पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ अनरिजॉल्व है। ओके, या एक, क्योंकि ये एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म तो नहीं है फूड की तरफ जाना। आप बोर भी हो रहे हैं तो भी फूड की तरफ जाना, आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो भी फूड की तरफ जाना, क्योंकि इसका मतलब हम माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हैं। राइट, माइंडफुल ईटिंग मतलब डूइंग द राइट ईटिंग। वंस इन अ वाइल चीटिंग इज डिफरेंट विद फूड, एंड डूइंग इट फ्रीक्वेंटली बहुत अलग चीज़ है। राइट, सो आई थिंक अगर हम उस चीज़ को इमोशनली बेटर फील करने के लिए ले रहे हैं तो ये पहचानना इम्पॉर्टेंट है। राइट, क्योंकि अगर ये किसी चीज़ से लिंक्ड है जो भी मेरी लाइफ में अभी चल रहा है, सो उस रूट कॉज को पहचानना इम्पॉर्टेंट है। रूट कॉज को पहचानेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। सो एक फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है पार्टनर्स के बीच में कि हाउ टू फाइट राइट। जी, बिकॉज फाइट्स तो होंगी, डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे, क्योंकि मैरिज या रिश्तों में एग्री टू डिसएग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एग्री दैट वी विल डिसएग्री ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, स्टिल हम साथ रहेंगे रिस्पेक्टफुली, राइट, पीसफुली। सो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि फाइट का मतलब हमेशा, या एंगर का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप स्क्रीम करें, आप गलत तरह से बोलें, आप डिसरिस्पेक्ट करें। एंगर का मतलब ये भी है कि आप अपने पार्टनर को ये कहें दैट आई एम फीलिंग एंग्री। So when something has to be communicating using more of I statements, don't say you. तुमने ये किया, you are this, your family. You is a very accusing word. So अपना कोई भी concern जब express करना है, कोई भी disagreement, कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगी, आप I statements बोलिए। जैसे I felt this when this happened. Okay. Instead of saying कि तुम ऐसे करते हो, ये नहीं करती हो, and जो भी जैसे लोग communicate करते हैं, so अपने communication में ज़रा mindful अप्रोच लेकर आना कि बात कैसे करनी है, बात प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करनी है या बात खराब करने के लिए करनी है। सो आई थिंक पॉजिंग, रिफ्लेक्टिंग कि अगर आपके और मेरे बीच में एक डिसएग्रीमेंट है या मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो उस बारे में बात कैसे करी जाए। जैसे जब लोगों को अपने घर में एक पर्सन ठीक नहीं लग रहा होता है तो जब वो अपने पार्टनर को नरेट करते हैं, जहाँ तक आपने इंसिडेंट नरेट करा वो समझ आता है, पर जहाँ आपने उस थर्ड पर्सन के बारे में गलत शब्द यूज़ करने शुरू कर दिए, अब्यूसिव वर्ड्स यूज करने एग्जैक्टली, बहुत गलत भाषा यूज़ करनी शुरू कर दी, आप कुछ भी कह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको सुने, नहीं सुन सकते, कोई भी नहीं सुन सकता। सो आप अपनी बात रख रहे हैं या आप अपने पार्टनर को डांट रहे हैं, लैश आउट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि वो फिर ये बन जाएगा कि तुमने उस दिन मुझसे इस टोन में बात करी थी, तुमने मुझे ये बोला था। बिकॉज जब एक्चुअल एग्रेसिव फाइट्स होती हैं तो लोग गलत बोलते हैं और बाद में वो गलत याद रहता है, एक्चुअल मुद्दा तो कहीं पीछे रह जाता है। एग्जैक्टली। सो बीइंग स्पेसिफिक, फोकस्ड, टू द पॉइंट, ब्रीफ एंड नॉट ब्रिंगिंग पास्ट, कि अगर मुझे इशू ये है कि तुमने पानी की बॉटल नहीं भरी तो मैं इस बारे में बात करूंगा या करूंगी। अगर मैंने तुम्हें 3 बार कॉल किया, तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हम ये बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे हमेशा ऐसे करते हो, सुनते नहीं हो, जो भी। बट होता एक्चुअली यही है जी, तो फीमेल्स में क्या होता है क्योंकि हम इमोशनली इतने एक्यूमुलेटेड हैं अपने पास से, क्योंकि उसको हमने क्लोजर किया ही नहीं, तो हमें लगता है चलो ये भी बता देते हैं, क्योंकि हम सारे सच जानते हैं अपने पार्टनर के बारे में, तो हम सारे सच बोलना चाहते हैं। बट हर चीज़ जो आप जानते हैं वो बोलनी नहीं होती है, आपको माइंडफुल होना होता है कि ये हर्ट कर जाएगा, आपके अगले 10 दिन और ख़राब हो जाएंगे। और ये हमेशा कम्युनिकेट करा जाता है कपल्स को कि आपको जब लग रहा है कि अब आपकी टोन ख़राब हो रही है, अब आप कुछ गलत बोलने जा रहे हो, देन टेल योर सेल्फ एंड टेल योर पार्टनर कि अभी बात नहीं करते, अभी कुछ डैमेज ना हो जाए मुझसे या हमसे, ये अनप्रोडक्टिव हो रहा है, अब 2-3 घंटे बाद बात करते हैं, कल बात करते हैं। और फिर कल ज़रूर बात करिए। Okay. काफ़ी सारे फीमेल्स आके मुझे बताते हैं कि मैम मैं बात नहीं छोड़ती हूँ, मैं देयर एंड देन इसलिए बात करती हूँ क्योंकि ये अगले दिन बात ही नहीं करेंगे इस बारे में, ये सोचेंगे टॉपिक छोड़ दो, तो मैम इसलिए मुझे आज की पूरी रात मैंने इसीलिए लगाई। तो लोग 7-7 घंटे 8-8 घंटे डिस्कशंस करते हैं, सोते नहीं हैं, अगले दिन काम पे जा नहीं पाते हैं, उनके बच्चे भी छोटे छोटे 6 साल 7 साल के देख रहे होते हैं कि कमरे में क्या हो रहा है, क्योंकि वो पॉज नहीं करते हैं कि अब पॉज हो जाना चाहिए, अब क्यों अभी सुनाना है, अभी क्यों बदला लेना है, अब तूने मुझे 2 बात बोली, अब मैं तुझे 4 बात सुना के रहूँगा या रहूँगी। सो आई थिंक वो एक बदले की भावना जो आ जाती है, रिवेंज वाली फीलिंग, आप इसीलिए अपने ऊपर काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर फाइट राइट करना है तो पहले अपने अंदर के
इंसान के साथ काम करना पड़ेगा जो डैमेज कर देता है कि मैं क्या करती हूँ या करता हूँ जो चीज़ें खराब हो जाती हैं। क्योंकि आप दूसरे को तो आप बता देते हैं कि आप में ये ठीक नहीं है, पर हम खुद पे भी तो काम करेंगे एक यहाँ ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम और भी आता है कि जो लड़कियां होती हैं ना वो लड़कों को अंतर्यामी समझती हैं, जी। एज इन कि एक लड़की चाहती है कि पब्लिकली लड़का उसका हैंड होल्ड करे, जी, राइट? ठीक बात है, बट वो बोलती नहीं है। बोलती नहीं है, जी या वो चाहती है उसके लिए गिफ्ट लेके आ जाए, या वो जी। चाहती है कि वो उसको पैम्पर करे। जी तो लड़के जो होते हैं बहुत लॉजिकली सोचते हैं, लड़के लाइक कि ठीक है तुमको चाहिए तो बोल दो ना, जी, ठीक बात है। राइट? और लड़की एक्सपेक्ट करती है कि नहीं मैं बोलूं नहीं, जी इससे समझना चाहिए ये शादी में मेरे साथ 5 साल से 8 साल से 10 साल से, तो इसको समझना चाहिए। अगर इतने सालों में भी ये मुझको अभी तक समझ नहीं जी, पाया, ठीक बात है। and मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये बहुत कॉमन है, और क्योंकि देखिए फीमेल इंट्यूटिव होती है, बिना कहे भी सोचती है। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आपकी पार्टनर बार बार सोचेंगी कि आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज। सो वो अपने काम पे हैं, सब कर रहे हैं, बट थॉट बैक ऑफ द माइंड में बहुत कुछ और चल रहा है, बहुत सारे पेंडिंग टास्क चल रहे हैं। बट मेन के साथ काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर वो एक काम में है तो वो उसी में है, बिल्कुल। वो फिर और कुछ नहीं सोचते, बट शी इज़ थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग एंड वेयर एवर शी इज़। उसको भूख भी नहीं लगेगी आदमी को। ठीक है। सो आई थिंक पार्टनर के इंटेंट पर ट्रस्ट करना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं मैं तो नहीं भूलती, ये क्यों भूल जाते हैं? राइट। मैं प्लान्स बनाती हूँ, मैं प्रोएक्टिव हूँ, ये क्यों नहीं बनाते हैं? ट्रैवल प्लान्स भी मैं बनाती हूँ, बाहर जाना ये मैं बोलती हूँ, ये इनको कभी ज़रूरत महसूस नहीं होती, इनका मन नहीं करता। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो इंटेंट पे ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज शी हैज़ टू अंडरस्टैंड ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन, एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन आर मोर प्रोएक्टिव। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कंप्लेंट कम्स कि मैम मैं तो समझ जाती हूँ, फिर ये क्यों नहीं समझते? And she wants him to guess, but he is not good in guessing. So she assumes that I am not important. जैसे I had this 60-year-old couple, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम ये बार बार मुझे बोलती है कि तुम हाथ पकड़ के बात नहीं कर रहे, तो मैम बोल देगी तो हाथ पकड़ लूँगा। नहीं आया मैम मुझे ध्यान। फिर उन्होंने कहा कि मैम ये चाहती है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए इससे बात ना करूँ, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हुए बात करूँ, तो मैम बोल देना। मैं बोल देता हूँ ना मैम इसको, अगर ये मेरी तरफ देखकर बात नहीं करती तो मैं इसको बोल देता हूँ कि यार पहले मुझसे बात कर ले। मैं तो ये नहीं कह रहा कि खुद से समझे, तो फिर वो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करती है? वो बोल दे कि आप अखबार साइड में रख दो और आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करो, मैम मैं कर लूँगा। सो आई थिंक इंटेंट पे ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एज एन इंडिविजुअल को एज अ पर्सन समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ, सामने वाला पर्सन दीपाली नहीं है, सामने वाला पर्सन है। सो वी आर टू डिफरेंट पीपल। सो आई थिंक जब हम वो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझेंगे तो हमें इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वो बुरा लगता है, फिर हम ब्लेम करते हैं, फिर हम नाराज़ हो जाते हैं, फिर वो उतना मनाते भी नहीं है, क्योंकि वो बोल देंगे कि अच्छा चल आगे से ध्यान रखूंगा। बट शी वॉन्ट्स कि वो बार बार बोलें। इफ़ ही इज़ नॉट दैट पर्सन जो बार बार मनाएंगे, सो हाउ विल ही डू दैट? बट विथ प्रैक्टिस डेफिनेटली ही कैन ट्राई टू लर्न हाउ इज़ शी, वट आर हर नीड्स, वट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ शी। जैसे अभी एक कपल आया, उसमें उनकी वाइफ ने कहा कि मैम मेरे लिए 5 डेज़ इंपॉर्टेंट है। दे वर इन देयर 40s कि मैम मेरे लिए 5 डेज़ इंपॉर्टेंट है, वैलेंटाइंस डे, एनिवर्सरी, बर्थडेज, न्यू ईयर। तो मैम ये 5 डेज़ मैं चाहती हूँ कि बैलून्स लगाएं, ये करें, जो भी सेलिब्रेशन को उस तरह से करें, क्योंकि मैं भी इनके लिए करती हूँ, तो ये 5 डेज़ मुझे स्पेशल फील कराएं। सो ही सेड मैम और जो 360 डेज़ मैं करता हूँ, अभी आपके यहाँ आने से पहले मैंने इसके साथ ही लंच करा, सुबह की पहली चाय मैम मैं बना के इसको पहला कप चाय का मैं इसको देता हूँ। तो ये जो छोटे छोटे एक्शंस हैं, ये मैम मेरी लव लैंग्वेज है। मेरी लव लैंग्वेज में मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेक करूँगा अगर मैं वो सब डेकोरेटिव चीज़ें करूँगा, बिकॉज वो मुझे फोर्स्ड लगेंगी। सो आई थिंक एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझना, जिस लिमिट तक आप खुद को लेके जा सकते हैं वहाँ तक अगर आप लेके जा सकते हैं, आप उतने फ्लेक्सिबल हैं तो लेके चले जाइए। जितना फ्लेक्सिबल आप हो सकते हैं आप होइए। अगर आप नहीं हो पा रहे हैं, देन आपका पार्टनर समझे कि कोई बात नहीं, दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग, अदर डेज ही इज़ डूइंग सो मच फॉर मी और शी इज़ डूइंग सो मच फॉर मी। सो आप अपने पार्टनर को एज अ होल देखते हो, राइट, कि एज अ होल ये कैसा है, 1 2 4 दिन उसने मेरे साथ क्या किया, इससे हम एक इंसान को नापते नहीं। राइट। सो आप अगर उनको एज अ होल देखेंगे तो आपको इश्यूज हो सकता है उतने बड़े ना लगे। एग्जैक्टली। दैट ओवरऑल हाउ दे आर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम फिर अपने पार्टनर को खुश कैसे रखें।
बहुत जी। बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली है, हाउ वी कैन कीप आवर पार्टनर्स हैप्पी। आई थिंक पहले तो ये समझें कि आप ही उनकी खुशी का एक सोर्स नहीं हो सकते हैं। किसी एक इंसान पे डिपेंडेंट होना या किसी एक इंसान को अपने ऊपर डिपेंड कर लेना फॉर एवरीथिंग, सो आप ही एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं हो सकते हैं। बिकॉज मुझे खुद को अच्छा महसूस करने के लिए सिर्फ पार्टनर के साथ ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरी हॉबीज़, मेरी अपनी पसंद की और चीज़ें, मेरा अपना पीयर ग्रुप, मेरा अपना फ्रेंड सर्कल, Right. ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक पहले खुद को बेहतर रखना ज़रूरी है। जैसे काफ़ी सारे स्पाउस आके बोलते हैं कि मैम बस ये खुश रहे तो मैं ठीक रहूँगा, या मैं पीस में रहूँगा, कि मैम बस इसको ठीक रहना चाहिए, बस ये नाराज़ ना हो, बस मैम ये किसी चीज़ से परेशान ना हो। स्पेशली बंदों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत कॉमनली मैं सुनती हूँ कि मैम मुझे डर लगता है फ़ोन आता है तो, कि परेशान तो नहीं है किसी बात पे, दिक्कत तो नहीं हो रही उसको किसी बात पे। तो आप सारी खुशी का ज़िम्मा नहीं ले सकते, पर आप ये कर सकते हैं कि आप रिस्पेक्टफुल रहें, आप ब्लेम ना करें, आप उनको भी रिस्पेक्ट करें और उनकी फैमिली को भी आप रिस्पेक्ट करें। आप ग्राउंडेड हों, आपका अगर फिनेंशियली अगर आप अच्छा कर रहे हैं और वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको ये ना फील कराएं कि दैट दे आर नथिंग। राइट। मतलब अगर रोल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत पॉपुलैरिटी या सोशल रिकॉग्निशन मिल रहा है और उनको नहीं मिल रहा है, सो आई थिंक एक्नॉलेजिंग योर पार्टनर इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हम सबको वो अप्रिसिएशन चाहिए, हम सब ये चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें एडमायर करे वेयर एवर वी आर। एग्जैक्टली। So I think if you have, and all of us have good things, हम सब good human beings हैं। So अगर आप अपने पार्टनर को कि कुछ चीज़ों को एडमायर करते हैं, आप बोलिए, अकेले में भी बोलिए, और अगर आपको लगता है कि आप वर्बली एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आप किसी से मिल रहे हैं, आप वहाँ पे भी बोलिए। आप एक्नॉलेज करिए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी ज़िंदगी में। वो बहुत छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन, छोटा छोटा ग्रैटिट्यूड के एक्शंस, थैंक यू कम्युनिकेट करना, साथ में एक्टिविटीज़ करना, साथ में कुछ कुछ चीज़ें करते रहना, न्यू एक्टिविटीज़ को साथ में एक्सप्लोर करते रहना, अपनी फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल टच को बनाए रखना, वो आई थिंक एक रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बना सकता है और पार्टनर को भी एक गुड फीलिंग दे सकता है। पार्टनर आपके साथ अच्छा फील करेंगे तो आपके साथ अपनी पेन्स को शेयर करने में सेफ फील करेंगे। रिलेशनशिप में गिफ्ट्स देना मैंडेटरी होता है? नहीं, मैंडेटरी तो नहीं होता है। तो आई थिंक ये बहुत अगेन बड़ी पर्सनल चॉइस है कि और पार्टनर्स चॉइस है। सो इसमें फिर कम्युनिकेशन आ जाता है कि क्योंकि दोनों पार्टनर्स का फिनेंस हैंडलिंग भी डिफरेंट हो सकता है। कोई एक Right. ज़्यादा खर्च कर सकता है और कोई एक कम खर्च कर सकता है। और काफ़ी बार अगर होलिस्टिकली देखा जाए सो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गिफ्ट से मेरा अफेक्शन डिटरमाइन नहीं करा जा सकता है कि मैंने आपको कितने का गिफ्ट दिया। दैट डज नॉट डिटरमाइन दैट हाउ मच आई एम इनटू दिस रिलेशनशिप। सो अगर गिफ्ट चाहिए ऑब्वियसली ये कम्युनिकेट करा जा सकता है अपने पार्टनर को, बट काफ़ी बार पार्टनर को लगता है कि उनका पार्टनर खुद एम्पावर्ड है या खुद अपने लिए चीज़ें करता है, तो गिफ्ट एक पॉइंट के बाद हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि उतना हेल्प नहीं करेगा। बट अगर किसी एक पार्टनर का नीड है टू गेट द गिफ्ट्स, दे शुड कम्युनिकेट। कई बार अच्छा होता है कि हम रिलेशनशिप के बाद हम मूव ऑन कर जाते हैं, हम शादी कर लेते हैं, बट उसके बाद भी एक्स के वियर्ड ड्रीम्स आते हैं। जी, जैसे कि आपने बोला था कि कनेक्शन कट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज की तारीख में कनेक्शन कट भी होके रखा हुआ है, जीरो कॉन्टैक्ट। जीरो कॉन्टैक्ट है, राइट? उसके बाद भी ड्रीम्स आ रहे हैं, ना वो उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके चेक कर रहे हैं, ना उनके साथ बात कर रहे हैं, ना टेक्स्ट कर रहे हैं, किसी तरह से कोई कनेक्शन नहीं है, बट सबकॉन्शियसली सोच भी नहीं रहे हैं, बट उसके बाद भी आ रहे हैं ड्रीम्स। जी, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह का एंड हुआ हो या जिस तरह का रिश्ता हो वो बहुत पेनफुल रहा हो। जैसे अभी मेरे पास एक गर्ल आ रही हैं जिनका एक लंबा रिलेशनशिप था 2-2.5 साल का, और उनके बॉयफ्रेंड ने उनके लिए सब कुछ किया, मतलब हर तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया, डेकोरेशन, एवरीथिंग, हर जगह लेके गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें साथ में एक्सपीरियंस करी, एंड देन शी फाउंड आउट कि किसी के साथ बॉयफ्रेंड ने चीट करा। अब जब बॉयफ्रेंड ने चीट करा तो किसी और फीमेल के साथ एक्चुअली वो फिजिकल हो गया, एंड माई क्लाइंट अगेन मेट हिम,
और उन्होंने बहुत अपॉलॉजी करी मेरी क्लाइंट से कि भाई हम दोबारा शुरू करते हैं, मेरे से गलती हो गई, मैं साथ ही रहना चाहता हूँ, पर मेरी क्लाइंट मान नहीं रही थी। इसमें दिस बॉय गॉट वेरी वायलेंट कि वो खुद को हिट करने लग गया, बहुत एग्रेसिव हो गया। मेरी क्लाइंट को उसने निकलने नहीं दिया उस रूम में से कि नहीं मुझे तेरे ही साथ रहना है, नहीं मुझसे गलती हो गई, नहीं तो नहीं छोड़ेगी मुझे। अब इस बात को 1 साल हो चुका। शी इज़ नॉट एबल टू फॉरगेट दैट वन डे जिसमें उन्होंने खुद को हिट किया, बहुत चिल्लाए, रिएक्ट किया। सो कभी कभी अगर एब्यूजिव रिश्ता है या एक बड़ी नेगेटिव एंडिंग हुई है, किसी ने आपको बड़ा गंदा फील कराया है आपके बारे में बोलकर कि तुम ऐसे हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, सो वो एक स्कार छोड़ देता है। और उसके लिए आपको खुद पे बहुत काम करना होता है, जिसमें आप उनकी बोली हुई बात को एज अ ओपिनियन लें, एज अ फैक्ट ना लें। क्योंकि आप खुद को अगर एक्सेप्ट करते हैं एज अ पर्सन तो आप उतना कैरी नहीं करेंगे उन स्कार्स को। सो काफ़ी बार जो पुराना रिश्ते में क्या क्या अच्छी बुरी चीज़ें हुई हैं, अगर वो बहुत एक्सट्रीम में अच्छी बुरी रही हैं तो वो लंबे टाइम तक साथ में रह सकती हैं। अगर हमने उसको अच्छे से क्लोजर नहीं दिया है, अगर अभी भी हमें लगता है कि नहीं मुझे जाना है, नहीं अगर वो आ जाएगा तो मैं चली जाऊँगी, नहीं बस मुझे वही चाहिए। आप आगे तो बढ़ रहे हो बट आपका फिर भी माइंड वहीं पे स्टक है। सो इसका मतलब आपने पूरा क्लोजर अभी तक किया नहीं, दैट नो यू नो दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, बिकॉज मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे उस पर्सन के साथ रहना भी है। सो अगर मैंने ऑलरेडी एक बिहेवियर पैटर्न देख लिया है तो अब मुझे उसके साथ रहना चाहिए या मुझे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम अगेन लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेते हैं, हम इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। फिर हम जो पूरा दिन सोचते हैं वो हमारे ड्रीम्स में आता है। राइट। सो अगर आप स्टॉकिंग नहीं हो रही है, चेकिंग नहीं हो रही है, ज़ीरो कॉन्टैक्ट है, बट अगर थिंकिंग चल रही है तो ड्रीम्स आएंगे, क्योंकि वो पुराना सारा एक्यूमुलेटेड है, वो ड्रीम्स की फॉर्म में आएगा। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे वहाँ पे। जैसे आपने बोला कि कोई सोच भी नहीं रहा है उसके बारे में, मतलब 10 साल का जीरो कांटेक्ट, 15 साल का जीरो कांटेक्ट, किसी भी तरह से कोई कनेक्शन नहीं है, उसके बाद भी ड्रीम्स आ रहे हैं। ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी क्या है ये मैंने नहीं देखा। ये जानना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास्ट के कुछ ज़रूरी लोग, कुछ इम्पॉर्टेंट लोग हमारे साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनका एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहता है। वो सब हमारे सबकॉन्शियस में है और वो किसी ना किसी फॉर्म में कभी कभी हमारे ड्रीम्स में आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंटली आता हो, बट हमारे ड्रीम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे डिज़ायर्स, नीड्स, हमारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। सो वही सब ड्रीम्स में आता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? इसका सोल्यूशन है कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, डिस्कस करें। अगर वो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, अगर वो ड्रीम्स बहुत डिस्टर्बिंग हैं, बहुत डिस्कम्फर्ट आपको दे रहे हैं, देन डेफिनेटली यू शुड रीच आउट टू समबडी। अगर आपको लग रहा है आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको उस ड्रीम ने बहुत ख़राब फीलिंग दे दी, उठने के बाद भी आपको वो ड्रीम, मतलब आपको वो ड्रीम याद है और वो एक अच्छा फील नहीं दे रहा है आपको, और ये बार बार हो रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड टॉक टू समबडी अबाउट इट। ओके। हमने अपनी रिसर्च में ये भी देखा कि पार्टनर्स अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करते हैं जी, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि जो मेरा दूसरा पार्टनर है वो मुझे जज करेगा जी, या उसको मेरे बारे में कुछ बातें पता चल जाएंगी। जी। तो ये कितना सही है और कितना गलत है? ये ठीक नहीं है एक रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं होके रह सकूं और मैं इमोशनली सेफ फील कर सकूं और मैं शेयर कर सकूं कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, लोग 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाते हैं काफ़ी बार मल्टीपल रीजंस की वजह से, बट आप शेयर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि सामने वाला जज करेगा, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं अपने पार्टनर के साथ। सपोज आपने अपनी फ्रेंड को लेकर कुछ बताया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी फ्रेंड तो ऐसी है, यू विल नॉट शेयर अबाउट योर फ्रेंड द नेक्स्ट टाइम, बिकॉज आप अपनी फ्रेंड के बारे में नहीं सुनना चाह रहे हैं। या आप अपने घर की कोई बात बता रहे हैं और आपके पार्टनर ने मॉक कर दिया या कुछ एक नेगेटिव कमेंट दे दिया, आप नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि आपको ये लगेगा कि मतलब मेरे घर के लिए मैं बुरा नहीं सुनना चाहूँगा या बुरा नहीं सुनना चाहूँगी। सो बहुत लोग अपने प्रमोशंस, फेलियर्स, नेगेटिव इवेंट ऑफिस में, अपने घर की बातें, अपने पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिस्पॉन्स क्या आएगा। राइट। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, ताना आएगा, सरकाज़म आएगा, मुझे नीचा दिखाया जाएगा, तुम तो ऐसे ही हो, ऐसे ही होता है तुम्हारे साथ, ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, तुमने कौन सा काम करना था, तुम करते ही कहाँ हो जो तुम्हारी प्रमोशन हो, या बाकी लोगों को देखो वो कितना अच्छा कर रहे हैं, तुमसे तो हो ही नहीं सकता।
सो इस तरह से बात करने पर क्या होता है कि आप पॉज कर जाते हो, क्योंकि आप उस बताने के बाद का रिस्पॉन्स आपको बड़ा इम्पैक्ट करता है। राइट। सो इसीलिए माइंडफुल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्टनर कुछ शेयर कर रहा है, अब जवाब देना है या नहीं देना है, और अगर जवाब देना है तो कैसे देना है कि पार्टनर को हर्ट ना हो। काफ़ी लोग मजाक उड़ाते हैं, काफ़ी लोग बहुत डिसरिस्पेक्टफुली जिसके बारे में बात कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर बड़ा नेगेटिव बोलते हैं, चाहे वो पर्सन है, जॉब है। सो शेयरिंग वहाँ पे ब्लॉक आ जाता है। तभी तो मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है लोगों के बीच में, बात ही नहीं करते हैं। राइट। क्योंकि बात करने से डर लगता है कि अब कुछ सुनना ना पड़ जाए अपने बारे में, और ये दोनों ही लोगों के साथ होता है। ओके। जनरली आज की तारीख में सब लोग वर्किंग है, मेल पार्टनर भी वर्किंग है, फीमेल पार्टनर भी वर्किंग है। जी। अब कई बार ऐसा होता है कि फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के साथ बहुत लॉयल है, बट उसको ऑफिस में कोई बंदा पसंद आ गया जी। और कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा इन्फैचुएशन हो रहा है उसकी तरफ, उसके साथ वो बात करना चाहता है, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसके साथ खाना पीना चाहता है, यू नो। तो क्या इस तरह की फीलिंग्स सही हैं या गलत हैं? देखिए, इस तरह की जो फीलिंग है वो दोनों ही जेंडर्स में आती है। अगेन, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और ये बड़ा ग्रेजुअली स्टार्ट होता है, प्लान करके स्टार्ट नहीं होता है कि चलो चलो इससे अटैच हो जाते हैं या इसके साथ रिलेशनशिप शुरू कर लेते हैं। इट स्टार्ट्स विद नॉर्मल गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इट स्टार्ट्स विद शेयरिंग ऑफ jokes or songs or something like that, and then it takes another form gradually, क्योंकि आपको वो पर्सन स्पेशल फील कराता है। और एक पॉइंट के बाद काफ़ी सारी शादियों में वो स्पेशल फीलिंग लोग देते नहीं हैं अपने पार्टनर को, और वो स्पेशल फीलिंग हम सब लोग चाहते हैं। सो वो अटेंशन मिलना, वो फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ड वाला जो होता है, वहाँ से वो स्टार्ट होने लगता है। इसीलिए माइंडफुल होना ज़रूरी है कि जब आप किसी से थोड़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बात है, ओवर फ्रेंडलीनेस है, कैजुअल से बढ़ रहा है, वो है क्या, क्योंकि उसका एक कॉस्ट है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। तो जब लोग बात कर रहे होते हैं तब उनको लगता है देखा जाएगा, बट जो देखा जाएगा वो कॉन्सिक्वेंस उसका बहुत ख़राब है, उसकी कॉस्ट बहुत है। राइट। क्योंकि जब एक्स्ट्रा मैरिटल के बारे में रिवील होता है, क्योंकि अब इस टाइम पर ये छुप नहीं सकता, ठीक है। अब सोशल मीडिया है और अब बहुत सारे और वेज हैं जिनसे आपके पार्टनर को पता चल सकता है, तो अब ये छुपेगा नहीं। तो जब ये छुपेगा नहीं तो इसका कॉस्ट हाई है, और अगर ये छुप भी जाए तो भी इसका कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि आप 2 रिश्ते संभाल रहे हैं, आप को इतना बैलेंस करना पड़ रहा है, आपके ऊपर भी बहुत इमोशनल टोल हो रहा है, गिल्ट भी आ रहा है आपको, तो यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू मल्टीपल इमोशंस। और एक पॉइंट के बाद जो बाहर वाला रिश्ता है वो भी जिम्मेदारी ही बन जाता है। जैसे घर वाला रिश्ता जिम्मेदारी है, बाहर वाला रिश्ता आपको गुड फील कराता है, बट एक पॉइंट के बाद बाहर वाले रिश्ते में भी और आंसरेबल, तो वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही बन जाता है। एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली। आप कैजुअल में गए हैं, बट सामने वाला अगर सीरियस हो गया तो अब आपको वहाँ पे भी देना पड़ रहा है। सो आई थिंक माइंडफुली सोचना कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसकी कॉस्ट क्या है मेरे करियर पर, मेरी फैमिली पर। मतलब मेरे पास अभी एक कपल आया है जिनकी बच्ची 7 साल की है, और वो अपने पेरेंट्स की फ़ाइट में ये सुन रही है जिसमें मदर को पता चल गया है कि ऐसा कुछ फादर कर रहे थे, फादर ने ऐसा 2-3 फीमेल्स के साथ किया, और वो बच्ची सुनती है कि मम्मी उनसे क्वेश्चन पूछती है पापा से कि ये फ़ोटो क्या है, ये फ़ोटो क्या है, ये वीडियो क्या है, ये कहाँ गए थे, और फिर फादर रिएक्ट करते हैं, गुस्सा कर देते हैं, कुछ लोग अपॉलॉजी कर देते हैं, और मतलब फिर आपका चाइल्ड भी वो सब विटनेस करता है। फिर आप अपने चाइल्ड को बोलते हो भूल जा, सोच मत, हम तो ऐसे ही लड़ रहे थे। कैसे भूल जाएगा बच्चा? उस पर भी इम्पैक्ट हो रहा है। राइट। सो दिस हैज़ अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। तो अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं और एक दूसरे पार्टनर को पता चलता है कि उसके साथ गलत हुआ है, यू नो, उसके पार्टनर ने उसको चीट किया है जी, तो नेक्स्ट क्या होता है? फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? नेक्स्ट स्टेज होता है शॉक एंड डिनायल। यू नो, पर्सन शॉक में होता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ये हो गया, और बहुत लंबा समय इस शॉक में चला जाता है कि मुझ में कोई गलती थी। मुझ में सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैंने क्या नहीं दिया, मुझ में क्या कमी है, फिजिकली, इमोशनली, या मैंने इतने सेक्रीफाइसेस करे, तो ऐसा क्यों हुआ। सो उस शॉक के पीरियड में रहना, साथ साथ एंगर भी आ जाना, साथ साथ
बार्गेन करना कि बस किसी भी फॉर्म में ये सच ना हो, एंड फिर डिप्रेस्ड फील करना, एंड देन फाइनली एक्सेप्टेंस के स्टेज में आने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इसके साथ साथ कुछ लोगों में फियर आ जाता है, उनको घबराहट होने लगती है, जैसे दिल की धड़कन बढ़ना, मुंह सूखना, पसीना आना, सांस फूलना, चेस्ट पेन होना, ऐसा लगना जैसे बस अभी सब खत्म होने वाला है, आउट ऑफ कंट्रोल फील करना, जैसे अभी दुनिया खत्म होने वाली है, मैं ज़मीन के अंदर बस धंसने वाली हूँ, कुछ भी हो जाएगा अभी, एंड बिल्कुल पैनिक अटैक्स होना, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ओके, तो पैनिक अटैक एग्जैक्टली होता क्या है? पैनिक अटैक में यूजुअली लोगों को फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, शारीरिक लक्षण होते हैं, एक लॉन्ग स्टैंडिंग तनाव की वजह से, वो भी एक फैक्टर होता है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ पैनिक अटैक। उसमें शारीरिक लक्षणों में पैल्पिटेशंस होना, चेस्ट पेन होना, ब्रेथलेसनेस होना, पेट में दिक्कत होना, नींद में परेशानी होना, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होना, डिजी फील करना, चक्कर आना, बहुत कॉमन है। ओके, और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और क्लाइंट्स बताते हैं कि कभी कभी आप कुछ नहीं भी सोच रहे हो तब भी आपको पैनिक अटैक आ जाता है। जैसे अगर सपोज मैंने अभी ये सोचा कि कल 12 बजे आया था, आज भी आ गया तो, या पिछली बार ट्यूसडे को आया था, इस ट्यूसडे को आ गया तो, क्योंकि हम हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, हम अपनी बॉडी में भी स्टार्ट लुकिंग फॉर साइंस ऑफ डिस्कम्फर्ट कि अब मुझे कुछ हो तो नहीं रहा, अब मुझे चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा, और वो होने लग जाता है। तो बहुत बार एक एपरेंट रीज़न भी नहीं होता है, राइट, और पैनिक अटैक हो जाता है, बट डेफिनेटली कुछ बहुत लंबे समय से चल रहा था, एक्यूमुलेटेड था, और अब वो इस तरह से हट रहा आए है। सामने। तो अगर एक पार्टनर घर पे साफ सफाई रखने की कोशिश करता है, घर को अरेंज रखने की कोशिश करता है, तो क्या ये ओसीडी का सिम्टम है? नहीं, ये ओसीडी का सिम्टम, कोई भी डिसऑर्डर, जब हम एक डिसऑर्डर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो एक लक्षण से कोई बीमारी नहीं बनती है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, एंड स्पेसिफिकली डे टू डे फंक्शनिंग, सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग खराब होने की वजह से किसी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को डिसऑर्डर कहा जाता है। ओके, सो डिसऑर्डर वर्ड बहुत लूजली यूज़ करा जाता है, बट इट इज़ नॉट ओसीडी। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे थोड़ा सा ओसीडी है, मैं थोड़ा क्लीनलीनेस फ्रीक हूँ, इसको हम ओसीडी नहीं बोल सकते। ओके, तो फिर ये एक नेचर होता है एक पर्सन का? ये पर्सनालिटी डिफरेंस भी है, जैसे किसी एक पार्टनर को थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद है, कोई किसी एक को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुशन कैसे रखा हुआ है, टाल कहाँ रखा हुआ है, या टेबल पे कितना सामान है, किसी एक को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी एक को थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। और अगर पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि किसी एक को ओसीडी है या किसी एक की एनकास्टिक पर्सनालिटी है, तो उसके लिए दे कैन रीच आउट एंड टॉक टू अ थेरेपिस्ट एंड अंडरस्टैंड कि ये है क्या। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, अगर थोड़ा बहुत है तो इट्स ओके, बट अगर ये बहुत एक्सट्रीम जा रहा है, थोड़ा बहुत में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर वो आपकी डे टू डे फंक्शनिंग को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, जैसे अगर ये टेढ़ा रखा हुआ है और मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, इसको बार बार ठीक कर रही हूँ, मेरा फोकस काम पर नहीं है, मैं बस उसको ही ठीक करे जा रही हूँ, या चादर पे सलवट है तो मैं उसको जब तक ठीक नहीं करूँगी तब तक कुछ और नहीं करूँगी वाला जो अप्रोच है, कि मेरा ध्यान वहाँ से हट ही नहीं रहा, इट इज़ इम्पैक्टिंग अदर एरियाज ऑफ माई लाइफ। राइट, जब वो किसी और एरिया को इम्पैक्ट करने लगेगा तब हम उसको वो चीज़ बोलेंगे। जैसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ डैमेज इज़ वेरी कॉमन अमंग कपल्स, जिसमें कपल्स बहुत कॉमनली एक दूसरे को बोलते हैं, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, तुम डिसऑर्गेनाइज्ड हो, मैं लॉयल हूँ, तुम नहीं हो, मैं पंक्चुअल हूँ, तुम नहीं हो, मैं प्लानर हूँ, तुम नहीं हो, मैं प्रोएक्टिव हूँ, तुम नहीं हो। ये बहुत डैमेज होता है जहाँ पे हम खुद को ऊपर रखते हैं और अपने पार्टनर को दिखाते हैं कि देखो तुम कम कर रहे हो, मैंने ज़्यादा किया। दिस इज डैमेज ऑफ कॉन्टेम्प्ट इन अ नीचे फील रिलेशनशिप। कराने की कोशिश करते हैं बार बार, सॉरी, या हम उसको नीचे फील कराने की कोशिश करते हैं बार हम बार? इंटेंशनली नहीं करते हैं, हम एक्चुअली में ये बताना चाहते हैं कि हम ज़्यादा करते हैं, देखो आप कर नहीं रहे हो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है लोग इंटेंशनली तो नीचा नहीं फील कराना चाहते हैं, लोग अननोइंगली अनइंटेंशनली ये वाला डैमेज कर देते हैं काफ़ी सारे लोग। एक ग्रुप है जो रिवेंजफुल है, जो बुरा फील करा के खुश होता है, पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो अनइंटेंशनली कुछ चीज़ें बोल जाता है जो बोलनी नहीं चाहिए। So what are the signs that shows that your marriage will not work? See, if there is lot of criticism, disrespect, contempt,
trust related issues, hiding, Okay. not respecting each other's family, and not participating in the partner's growth, not having a healthy emotional and physical connection, So these can be the and having parameters. a very unhealthy communication pattern. Okay. So अगर ये सारे symptoms हैं, then it shows that your marriage may not It is at work. risk. Okay. Marriage is at risk. Okay. तो अगर ये symptoms किसी की life में है तो उसका next step क्या होना चाहिए? उनका नेक्स्ट स्टेप पहले तो पहचानना होना चाहिए कि मेरी तरफ से क्या क्या हो रहा है. सो अगर मेरी तरफ से हो रहा है और मैं स्टिल खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ या रोक नहीं पा रही हूँ फर्दर डैमेज करने से, सो मुझे क्या करना चाहिए? कैन आई रीच आउट टू समबडी फॉर माई ओन सेल्फ, और डू आई नीड रिलेशनशिप काउंसलिंग? बिकॉज हमें पता चल रहा होता है कि हम कुछ डैमेज कर रहे हैं, हम इग्नोर करते जाते हैं क्योंकि खुद को हम माफ़ कर देते हैं, पार्टनर की गलतियों को हम पिक कर लेते हैं. Right. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए नहीं भी जाना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल थेरेपी सेशंस के लिए तो जा ही सकते हैं, जहाँ पे आप ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मैं इम्पल्सिव हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता हूँ, गलत बोल देती हूँ, ट्रस्ट नहीं करती हूँ, चीज़ें छुपाती हूँ. बिकॉज जब बाद में पता चलता है तो वो डैमेजिंग है. सो क्या क्या ट्रिगर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं एक रिश्ते को ठीक करने से, वो आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे अगर आप थेरेपिस्ट के पास पहुंचेंगे. और अगर आपका पार्टनर रेडी है फॉर रिलेशनशिप काउंसलिंग, देन गोइंग टू अ थेरेपिस्ट एंड टुगेदर एंड देन टेकिंग इट फॉरवर्ड, इट टेक्स टाइम. बिकॉज यूजुअली लोग माइल्ड इश्यूज में आते नहीं हैं, लोग तब आते हैं जब इश्यूज अब सीवियर हैं, व्हेन दे आर इन सीवियर क्राइसिस. सो काफ़ी बार लोग तब पहुंचते हैं जब या तो बहुत एग्रेशन बढ़ गया हो या अब वो अलग सेपरेट हो गए, अपने अपने पेरेंट्स अपने अपने घरों में हैं, अब साथ नहीं रह रहे हैं और तब आ रहे हैं, वो अपने घर से आ रही हैं, वो अपने घर से आ रहे हैं. सो काफ़ी बार लोग तब पहुंचते हैं बहुत सीवियर डैमेजेस होने के बाद, बहुत नेगेटिव वर्बल कम्युनिकेशंस के बाद. सो काफ़ी बार लोग सब्सटेंस ले रहे होते हैं, Right. जो एक और डैमेजिंग फैक्टर है. काफ़ी बार लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बाद पहुंचते हैं. Right. सो काफ़ी बार लोग एक साइलेंट पीरियड 5-6 महीने का बिता चुके होते हैं एक दूसरे के साथ, कि वो एक ही घर में हैं पर 5-6 महीने से उन्होंने बात नहीं करी है, बट देन फाइनली दे डिसाइडेड. काफ़ी बार लोग डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं कि अब हमें आगे डिवोर्स नहीं लेना, हम इस पे काम करेंगे, फिर वो Right. पहुंचते हैं. सो ये डिपेंड करता है कि कब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कहाँ जाना है, और वो खुद कितने साइकोलॉजिकली माइंडेड हैं दैट इट्स ओके टू गो एंड टॉक अबाउट इट. It's okay to, open up about your own self. And then, because it is so tough, अपने आप को समझना, अपने आप में बदलाव लाने के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैं हूँ, मैं तो हमेशा अपने आप को ठीक ही देखा, Exactly. तो मेरा ये वाला पार्ट कैसे बाहर आ गया, Right. मैं ऐसा कैसे हो गया या हो गई. सो आई थिंक ये एक्नॉलेज करना ही बहुत बड़ा स्टेप है. मैंने आपको बताया ना, अपने घर से निकल के किसी स्ट्रेंजर के पास जाना, उसको ट्रस्ट करना और ओपन अप होना, और ये ट्रस्ट करना कि वो सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और वो आपको जज भी नहीं करेंगे, नो मैटर वट एवर यू हैव डन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है. Right. सो टेकिंग थेरेपी इज अ स्ट्रेंथ, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस. एक चीज और भी देखी गई है स्पेशली फीमेल्स में, कि वो बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस फेस करती रहती हैं बट उसके बाद भी उसी रिलेशनशिप में रहती हैं. जी. एट द सेम टाइम लड़कों के साथ फिजिकल वायलेंस नहीं बट बहुत ज़्यादा मेंटल वायलेंस मैं कह सकता हूँ उसको, राइट, मेंटल टॉर्चर होता है, और उसके बाद भी वो लोग उस रिलेशनशिप में किसी तरह से रहते हैं. और ये सिचुएशन जब और ज़्यादा सीवियर हो जाती है जब उनका बेबी होता है. जी. तो अगर ऐसी कोई कंडीशन में फंसता है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, फिजिकल वायलेंस दोनों ही तरफ से होता है. काफ़ी बार ऑब्वियसली रेशियो में फीमेल के साथ ज़्यादा होता है फिजिकल वायलेंस, मेल के साथ कम होता है, बट लेटली इधर भी केसेस इस साइड पे भी बढ़ रहे हैं. और काफ़ी बार फीमेल्स शादी को चलाना चाहती हैं बिकॉज चाइल्ड है, बिकॉज सोसाइटी है, बिकॉज मेरा थॉट है कि मेरी शादी कैसे ख़राब हो सकती है, मेरा जिम्मा है कि अगर वो गुस्सा हो रहे हैं तो मैं उनको ठीक करूं, या अगर मैं चली जाऊंगी तो वो खाना कैसे खाएंगे, वो नर्चरेंस वाला एरिया भी आ जाता है. सो काफ़ी सारी फीमेल्स मैं देखती हूँ वर्किंग होते हुए भी वायलेंस लेती रहती हैं.
मतलब वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो भी वो उस शादी में हैं। उनकी 13-14 साल की बच्ची बोल रही है कि मम्मी पापा ऐसे कर रहे हैं, हमें साथ नहीं रहना चाहिए, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती बिकॉज स्कूल जाके भी मुझे घर की याद आती रहती है कि पता नहीं पापा क्या कर रहे होंगे आपके साथ। तो पर वो फीमेल तब भी साथ ही रहना चाहती है, वो एक स्टेप नहीं लेना चाहती है बिकॉज वो डिस्कम्फर्ट ही अब नॉर्मलाइज्ड हो गया है कि मुझे उस Right. डिस्कम्फर्ट में ही रहना है, दैट इज़ व्हाट माई लाइफ इज़। अच्छे भी तो हैं, सो मुझे थोड़ा तो प्यार कर ही रहे हैं ना, सो आई विल कंटिन्यू। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये पहचानना कि आपका मेंटल हेल्थ कितना सफ़र कर रहा है, आपको रोज़ पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, आपको रोज़ फियर है, आपको रोज़ रात को नींद नहीं आती क्योंकि आपको लगता है कब किस बात पे कोई पर्सन रिएक्ट कर दे, आप कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो क्योंकि अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया और इनको अच्छा नहीं लगा तो कहीं रिएक्टिव ना हो जाए, मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरा एक फ्रेंड सर्कल नहीं हो सकता, मैं वर्किंग हूँ पर मुझे जाना है और बस टाइम के हिसाब से वापस आना है, मेरी अपनी कोई से नहीं है। मेरी कोई अपनी आइडेंटिटी तो नहीं है। आपको फ्रीडम फील नहीं हो रहा है, आपको टाइट फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। जितना टाइम भी आप शाम को 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक घर में होते हो, आपका वो टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर ठीक है, आपको स्कूल में एक सपोर्ट सिस्टम, एक फ्रेंड सर्कल, स्कूल में या वर्क प्लेस पे आपको एक फ्रेंड सर्कल मिल जाता है, बट फिर आप वापस वहीं पे आ जाते हैं। राइट। प्लस आपका बच्चा भी वही देख रहा है और ऐसे ही वो भी रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर रहा है बिकॉज द फादर इज मॉडलिंग अ बिहेवियर, ही इज डूइंग something which the child is observing, so child is also forming an opinion about the male figure Exactly. or the spouse की spouse ऐसे होते हैं। so I think important है वो strength gain करना, important है उसके बारे में जाके किसी से बात करना, important है कि आप अपने लिए कुछ कुछ steps लें ताकि आपके साथ ये ना हो, बाउंड्री क्रिएट करें। और शुरू में क्योंकि बाउंड्री हम क्रिएट नहीं करते, क्योंकि जो एक बार मारेगा और आपने तब कोई स्टेप नहीं लिया तो फिर वो बार बार मारेगा। सो वो हेल्दी बाउंड्रीज दोनों ही साइड से इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी का पार्टनर मेंटल अब्यूज़ भी कर रहा है, जैसे अभी आपने कहा, या वर्बली बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, तो वहीं पे बाउंड्री बनानी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने सुन लिया, फिर आपने कल कहा मुझे हर्ट हुआ, पर आपके पार्टनर ने सेकेंड टाइम वो फिर रिपीट कर दिया। वो बाउंड्री होनी चाहिए कि देखो ये नहीं लिया जाएगा, मतलब विद दिस वी कैन नॉट गो अहेड, इट इज़ अ डील ब्रेकर। ओके, अगर हमको ऐसा दिखता है कि जो हमारा होने वाला पार्टनर है जी, वो स्मोक भी करता है एंड ड्रिंक भी करता है, तो ऐसे पार्टनर के साथ हमको शादी करनी चाहिए? देखिए अगेन ये पर्सनल चॉइस है कि आप कैसे देखते हैं स्मोकिंग और अल्कोहल को। ओके। आपका क्या आउटलुक है सब्सटेंस यूज़ को लेकर, और आप कितने कंफर्टेबल हैं। अगर आप खुद स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं और आपके पार्टनर भी ले रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत लोगों को इशू नहीं होता है क्योंकि वो खुद भी स्मोक कर रहे हैं या खुद भी अल्कोहल ले रहे हैं। बट आई थिंक अगर किसी को अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है या किसी को एडिक्शन है, सो डेफिनेटली पहले ये एनकरेज करना इम्पॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ का ट्रीटमेंट लें, ओके। बिकॉज सब्सटेंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनके इम्पैक्ट होते हैं और वो आपके रिलेशनशिप को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। राइट। जैसे मेरे पास अभी एक कपल आता है जिसमें जो हस्बैंड है वो सब्सटेंस लेते हैं, वो सारा दिन घर पे होते हैं, मेरी क्लाइंट काम पे जाती हैं और उनका एक बच्चा भी है 6-7 साल का, और उनके हस्बैंड रात को सब्सटेंस लेते हैं और दिन में घर पे उनको नींद आ जाती है सब्सटेंस लेने से। तो दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू हैव a functional day, he is not going to work, राइट। so they may have plenty of money but he is not functional, he is mostly drowsy or he is mostly reactive. so अगर वो reactive हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे काफ़ी बार जब लोग कपल्स के बीच में झगड़ा होता है तो एक तो झगड़ा रात को होता है, राइट, और एक सब्सटेंस लेने के बाद होता है, जैसे अल्कोहल लेने के बाद झगड़ा होता है। बिल्कुल। बिकॉज अल्कोहल बायोकेमिकल इम्बैलेंस करता है और कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, कुछ लोग काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें बोलने लग जाते हैं और वो भी बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए था, फिर सुबह याद नहीं रहता। राइट। सो काफ़ी बार लोग बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें भी रिवील कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। सो उतना माइंडफुल नहीं रह पाते हैं क्योंकि जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं सब्सटेंस लेती हूँ रिलैक्स करने के लिए या लेता हूँ रिलैक्स करने के लिए, बट सब्सटेंस का और प्रॉपर्टीज भी तो है ना, राइट, सिर्फ रिलैक्स करना तो नहीं है, तो वो तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी तो आएंगी ना, राइट, वो भी अपना रोल प्ले करेंगे। राइट। तो
मुझे लगता है कि अगर आपको शादी करनी है किसी के साथ जो सब्सटेंस लेते हैं, तो आपको पहले अपना विजन देखना है, आप कितने ओके हैं उस चीज़ के साथ। और अगर वो ज़्यादा ले रहे हैं कुछ भी, जैसे अल्कोहल अगर ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके रिपरकशंस आपको ऑलरेडी शादी से पहले ही दिख जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा है तो। सो आई थिंक ये एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना चाहिए कि हम किस चीज़ में जा रहे हैं, बिकॉज शादी करनी नहीं है, साथ रहना भी है। राइट। सो अब आप सिर्फ 5-6 घंटे के लिए नहीं मिलेंगे रोज़ एक दूसरे से, अब आप 24/7 एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, तो अब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर सकती हैं, और उसमें अगर सब्सटेंस आ गया तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे और ज़्यादा वर्स हो सकती है चीज़ें। या आज की तारीख में ग्रुप सेक्स जी। या फिर वाइफ स्वैपिंग या बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जी। मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि लोगों की ऐसी क्या मनोस्थिति होती है कि लोग अपने पार्टनर को दूसरे के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। देखिए, एक तो सेमनेस लोगों को ठीक नहीं लगती, थोड़ा बोर्डम लगता है सेमनेस में, और दूसरा एक्सपेरिमेंट करना। मैं अपनी लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, कुछ मिस ना हो जाए, ये भी करके देखना है। जैसे काफ़ी लोग सब्सटेंस भी इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मिस ना हो जाए, मुझे लाइफ में सब कुछ ट्राई करना है। सो ऐसे ही ये वाला भी एक एस्पेक्ट में ये आ जाता है कि एक बार देखना है कि ये होता क्या है। सो उसमें रिस्क टेकिंग टेंडेंसी होना, इम्पल्सिव होना, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस ना सोच पाना, बस ये सोचना कि करना है और फिर पुशी हो जाना कि नहीं एक बार करके देखना है, एक बार करके देखना है, एंड एम्पैथी ना रख पाना कि कैसा लगेगा इफ़ योर पार्टनर इज़ नॉट रेडी, बिकॉज it would require 4 people. Exactly. So will all 4 be ready at the same time? I don't क्योंकि think so. और बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत बुरा भी लगेगा, बहुत ख़राब भी लगेगा, चीटेड बिट्रेड भी फील होगा, और ये लगेगा कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। और पर काफ़ी सारी शादियों में ना कम्युनिकेशन ही नहीं है, डीपर कम्युनिकेशन ही नहीं है, या ये आप नो भी नहीं बोल पाते हो। राइट। आपने सीखा ही नहीं कि आपको नो भी बोलना चाहिए। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पसंद, जो अनकंफर्टेबल हैं आपके लिए, आपके खुद के पार्टनर के साथ भी अगर वो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है कुछ करना, वो भी तो नो बोलना रिक्वायर करता है ना। Exactly. बहुत लोग उसमें भी नो नहीं बोल पाते। ट्रू। सो आई थिंक ये समझना दैट आई एम अ डिफरेंट पर्सन, दे आर अ डिफरेंट पर्सन, एंड इफ दे वांट मी टू डू समथिंग विच डजंट गो विद माई रिक्वायरमेंट्स और माई नीड्स और हाउ आई वांट माई लाइफ टू बी, देन से नो। वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अपना मन की बात रख नहीं पाते हैं, क्योंकि 2 लोग रेडी हुए या एक पर्सन रेडी हुआ, अब उसने परस्यू करना शुरू करा तो सबको लगा चलो कर लेते हैं, बट इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल काइंड ऑफ अ सिनेरियो। राइट। थैंक यू सो मच दीपाली जी, आप आए और आपने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी। ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और कपल्स के बीच में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता जी। और लोग इन सब चीज़ों को किसी भी तरह से ड्रैग करते जा रहे हैं या सोचते हैं कि हमसे कोई बात ना करे तो ज़्यादा बेटर है। जी, डिफिकल्ट है ये। एग्जैक्टली। बट इससे कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा है, सिर्फ लोगों के डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं जी। और एंड में इन सब के कारण डिवोर्स रेट हमारा बढ़ते चले जा रहा है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, खासकर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो। सो थैंक यू सो मच, आपने इस सारी Thank you के for ऊपर having me. बातें करी, इन सब के ऊपर डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। एनी टाइम आई गो टू अ पॉडकास्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद बहुत सीखती हूँ। राइट। थैंक यू।